हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ड्राइवर भर्ती का जो संपूर्ण सुपर फास्ट रिवीजन है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज दिनांक 21 जनवरी हो गई है। 23 जनवरी को आपका सिलेबस जो आपकी परीक्षा है, तो 23 जनवरी के लिए जो संपूर्ण सिलेबस आएगा उसको संपूर्ण सिलेबस का हम एक ही वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन है इसके रूप में आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें सत्यता का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि कोई भी खबर है वो आपको गलत है नहीं बताई जाएगी। चाहे हमारे पास सामग्री कम ही क्यों ना हो, जितनी सामग्री होगी उतना ही बताया जाएगा। फिर भी दोस्तों, जो हम इंसान हैं, मानव हैं, फिर भी छोटी मोटी गलती होने की संभावना रहती है, चाहे वो बोलने में हो चाहे लिखने में हो। तो दोस्तों, जो गलती आपको नज़र आए तो उससे मुझे अवगत ज़रूर करावें, तथा जो गलती उसको मुझे छोटा भाई समझते हुए उसे मुझे माफ़ कर देवें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको कोई गलत सूचना दी जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम इस वीडियो में किस किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सुपरफास्ट रिवीजन। हमारे चैनल का नाम राज एजुकेशन हेल्प है और मेरा नाम राजू राम बिरडा है। दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहला टॉपिक होगा रोड साइन, आदेशात्मक, चेतावनी, सूचनात्मक, स्टॉप और रास्ता दें व अन्य जो साइन होते हैं उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद में रोड मार्किंग पर हम चर्चा करने वाले हैं कि रेखाएँ कितनी होती है, पीली, सफ़ेद, त्वरण, अवत्वरण, ये जो चिन्ह होते हैं इनके बारे में भी हमें बातें करेंगे दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वीडियो इसकी प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ाएं न, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही तेज़ गति से पढ़ाने वाला हूं, क्यों हमारे पास में बहुत ही कम समय है। तो इसके बाद में तीसरा टॉपिक है ट्रैफिक सिग्नल्स, लाइट, लाल पीली हरी बत्ती। चौथा टॉपिक है हमारा रोड साइन व माइलस्टोन्स। पांचवा टॉपिक है एमएसएम नियम। छठा टॉपिक है पीएसएलए नियम, लाइसेंस की पूर्ण सूचना, वाहन बीमा। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर वाहन अधिनियम 2019 की समस्त धारा और पेनल्टी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में दोस्तों 10 नंबर पॉइंट है हमारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि वाहन का डैशबोर्ड। आप सब जानते हैं डैशबोर्ड क्या होता है। टर्बो चार्जर, इंजन के समस्त भागों के नाम व अन्य संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों लाइटिंग सिस्टम, परिवहन मार्ग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कार्यालय आवश्यक फॉर्म होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। वाहन चालक के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, वाहनों की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है, प्राथमिक उपचार पेटी, टायर और टार्मक नियम, कूलेंट, रेडिएटर। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो शब्दावली है जो हमारे रोड साइड रिपेयर से संबंधित है उस शब्दावली को हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला कि यातायात संकेत है वो कितने प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है दोस्तों में साइन है। हिंदी में हमने काफ़ी बार वो साइन पढ़ लिए हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इन साइनों को एक बार अंग्रेजी में भी देख लिया जाए। तो दोस्तों हिंदी में आप सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, फिर आज मैं आपको यहाँ अंग्रेजी में बताऊँगा ताकि परीक्षा में हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या है वो ना आ सके। दोस्तों मैं आपको एक बात ये भी बता सकता हूँ कि इनकी जो सत्यता है वो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसको कहाँ से डाउनलोड किया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ से मैंने इन सब को लिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारे सामने है नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब जानते हैं क्या होता है। नंबर 2 वन वे। ये दो ही वन वे है दोस्तों जिनमें एक एरो को काटा गया है, दूसरे एरो को खुला छोड़ा गया, मतलब वन वे होता है। जहाँ केवल एक एरो होता है वो नो एंट्री का होता है दोस्तों। 3 नंबर है हमारे सामने व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब व्हीकल है दोनों साइडों में रोक लगा दी गई है। यहाँ ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड दोस्तों, मतलब सभी मोटर वाहन है उनको बाद रोक दिया, निषेध कर दिया गया है। नंबर 4 है अगला है ट्रक प्रोहिबिटेड, मतलब ट्रक को निषेध कर दिया गया है। अगला है बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड, मतलब जो तांगा गाड़ी है उसको, तांगा नहीं बैलगाड़ी, उसको निषेध किया गया है। तांगा गाड़ी निषेध की गई है। एकदम सरल है दोस्तों। वैसे तो मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इनको हम बार बार पढ़ रहे हैं। हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड मतलब क्या है, हाथ गाड़ी निषेध। साइकिल प्रोहिबिटेड मतलब साइकिल निषेध है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड मतलब पैदल चलना मना है। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट में मुड़ना मना है। लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड दोस्तों मतलब
आप बायां नहीं मुड़ सकते। दोस्तों यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप यू टर्न नहीं ले सकते। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न बजाना मना है। दोस्तों आगे है बुलक कार्ट, कार्ट प्रोहिबिटेड, मतलब बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी मना है। आगे दोस्तों लेंथ लिमिट, मतलब लंबाई, गाड़ी की लंबाई की बात हो रही है। स्पीड लिमिट, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड। लोड लिमिट, मतलब 5 टन लोड है। 3.5 m का मतलब है हाइट लिमिट है। और दोस्तों विड्थ लिमिट, विड्थ लिमिट में मतलब इसकी चौड़ाई है। दोस्तों चौड़ाई का जो एरो है आप इसमें, और ऊंचाई में, और दोस्तों इसके अलावा बात करें जो लेंथ है, इन तीनों में अंतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इन तीन में आप अंतर कीजिए, क्या अंतर है। एक्सल लोड लिमिट। आगे है रेस्ट्रिक्शन एंड साइन, एकमात्र ऐसा चिन्ह जो गोल आकृति में, आदेशात्मक चिन्हों में से एक ही चिन्ह है जिसका बॉर्डर भी काला है और इसके अंदर जो साइन बना हुआ है ये भी किस प्रकार है, काले रंग का है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। इसके अलावा नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग एंड नो स्टैंडिंग, मतलब न तो आप खड़े रह सकते हैं उन्हें पार्क कर सकते हैं, ये केवल पार्किंग नहीं करने का है। कंपलसरी अहेड ओनली, मतलब आप केवल आपको सीधा चलना है। आगे है कंपलसरी कीप लेफ्ट, मतलब आपको बाएं रहते हुए चलना है। कंपलसरी टर्न लेफ्ट, आपको बाएं मुड़ना है। कंपलसरी टर्न राइट, आपको दाएं मुड़ना है। कंपलसरी राइट अहेड, मतलब आगे जाकर आपको राइट साइड में मुड़ना है। कंपलसरी टर्न लेफ्ट अहेड, मतलब आपको आगे जाकर बाएं मुड़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं तेज़ गति से मोड़ रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है और आप सबके सहयोग के लिए ही स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम समय लगे। फालतू बात यहाँ कुछ भी नहीं होगी दोस्तों आज। कंपलसरी अहेड एंड टर्न लेफ्ट, दोस्तों आप आगे भी जा सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। दोस्तों कंपलसरी अहेड और टर्न राइट, मतलब आप राइट में भी मुड़ सकते हैं और अहेड इन सामने भी जा सकते हैं। कंपलसरी साइकिल ट्रैक, दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको मैं बता दूं, एक त्रिभुज में साइकिल आएगी, एक इसमें आएगी। तो दोस्तों इनमें अंतर क्या होता है आप सबको पता है। जो वृत्त में होगा इसका मतलब है आगे आपके सामने जो साइकिल का जो ट्रैक होता है कंपलसरी साइकिल ट्रैक है वो है। और जो त्रिभुज में होगा इसका मतलब ये आपके लिए चेतावनी है कि आप गाड़ी है वो यहाँ थोड़ी सी धीरे चलाएं क्योंकि आगे साइकिल की क्रॉसिंग आने वाली है। बल्कि ये जो वृत्त में बता रहा है, त्रिभुज वाला क्या बताता है कि आगे साइकिल की क्रॉसिंग है। और जो ये वृत्त में है ये क्या बताता है, कंपलसरी साइकिल ट्रैक, मतलब यहाँ साइकिल का ट्रैक है, आप इस पर नहीं चल सकते, ये आपके लिए आदेश है। बल्कि त्रिभुज वाला क्या है कि आपको चेतावनी देता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है तो आप थोड़ा सा धीमे रखें, हो सकता है कोई साइकिल क्रॉसिंग के लिए आ जाए। दोस्तों ये थे हमारे जो गोल आकृति में थे, इन्हें हम आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में मैंडेटरी चिन्ह कहते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं उनको मानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर नहीं मानते हैं तो हमारा चालान काटा जा सकता है। नंबर 2 है दोस्तों वार्निंग साइन। वार्निंग को हिंदी में चेतावनी चिन्ह कहते हैं। और दोस्तों ये केवल हमारी चेतावनी के लिए होते हैं, इनको माना या नहीं माना हम पे डिपेंड करता है। कि दोस्तों सबसे पहला है हमारे सबसे पहला है राइट हैंड कर्व है, मतलब दाईं साइड में मोड़। लेफ्ट हैंड कर्व है, कर्व का मतलब होता है वक्र भी कह सकते हैं इसको, कर्व भी कह सकते हैं या मोड़ भी कह सकते हैं। दोस्तों मोड़ को कर्व कहा जाता है। हेयर पिन बेंड राइट, मतलब बाईं साइड में मोड़ है। हेयर पिन बायां मोड़, ये दोस्तों राइट रिवर्स बेंड यानी उल्टा मोड़। लेफ्ट रिवर्स बेंड यानी ये भी उल्टा मोड़ है। स्पीड असेंट है दोस्तों, स्टीप असेंट यानी चढ़ाई है, स्टीप डिसेंट यानी ढलाई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नैरो रोड अहेड, आपके सामने नैरो रोड अहेड मतलब आगे रोड संकड़ी है। वाइड रोड अहेड मतलब आगे से रोड चौड़ी है। नैरो ब्रिज आगे संकड़ा पुल है। स्लिपरी रोड मतलब स्लिप होने वाली सड़क है। लूज ग्रेवल यहाँ बिजली बिखरी हुई है। साइकिल क्रॉसिंग मतलब आगे साइकिल क्रॉसिंग आने वाली है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब आप यहाँ पैदल पार पथ है लोगों को सड़क पार करने के लिए। स्कूल अहेड यहाँ आगे स्कूल है, बच्चा बनाया गया है यहाँ। आगे है मे नेटवर्क मतलब आदमी काम पर है। कैटल यानी क्या होता है दोस्तों, कैटल यानी पशु है। फॉलिंग रॉक्स यानी चट्टानें गिर रही है। फेरी यानी यहाँ नौका है मतलब नाव। और क्रॉस रोड या क्या है, चौराया कह सकते हैं, या क्रॉस रोड है जो आपस में काट रही हो सड़कें, मतलब चौराहे को कह सकते हैं। गैप इन मीडियन मध्य में गैप होना सड़क के बीच में, आप सबको पता है बीच में अगर पट्टी बनी होती है वहाँ गैप होता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ यू टर्न लेने की सुविधा होती है। साइड रोड लेफ्ट दोस्तों बहुत ही सिंपल है, वाई इंटरसेक्शन में और साइड रोड लेफ्ट या साइड रोड
राइट में दोस्तों ये जो है वाई इंटरसेक्शन और ये दो मैंने बताए हैं, तो इन दोनों इन सब में आप अंतर करना सीखें। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, इन सब में आप अंतर कीजिए। दोस्तों रोड साइड रोड लेफ्ट होगा या मैं कहूँ साइड रोड लेफ्ट में क्या है, केवल सीधा साइड में होगा, बगल में साइड रोड राइट में भी बगल में सड़क होगी, लेकिन वाई इंटरसेक्शन में वाई बन रहा होगा दोस्तों। वाई उल्टा बन सकता है, एकदम पहले ABCD का बन सकता है, किसी भी प्रकार बन सकता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए साइड रोड वाले। ये अब बात करते हैं वाई इंटरसेक्शन की। दोस्तों वाई ये हो गया वाई इंटरसेक्शन, ये भी वाई इंटरसेक्शन और ये भी वाई इंटरसेक्शन। वाई इंटरसेक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। ये टी इंटरसेक्शन यहाँ गलत लिखा गया है, लेकिन ये टी इंटरसेक्शन है। यहाँ स्ट्रेटेजी इंटरसेक्शन में दोनों साइड में है, इसमें भी दोनों साइड में है। यहाँ मेजर रोड ऐड है, सामने बड़ी सड़क है या सामने मुख्य सड़क है, यहाँ भी मेजर रोड ऐड मतलब सामने मुख्य सड़क है। दोस्तों मुख्य सड़क है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो केवल मुख्य सड़क हो, एक मुख्य सड़क को छोटी सड़क पार कर रही हो। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ है कि किसके हैं, मेजर रोड अहेड मतलब आगे मुख्य सड़क है। आगे बात करें दोस्तों, आपको सबका पता है राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा गहराई है, यहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है, यहाँ क्या है अवरोधक है मतलब बैरियर भी कह सकते हैं इसे। यहाँ दोस्तों दो रेखाएं बनी हुई है, मतलब 200 मीटर की दूरी पर बिना फाटक का क्या है रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ एक लाइन है मतलब 50 से 100 मीटर की दूरी पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग है, और यहाँ दो लाइनें मतलब 200 मीटर की दूरी पर फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है, और यहाँ सुरक्षा गार्ड की भी तैनात है। यहाँ दोस्तों एक रेखा है मतलब 50 से 100 मीटर की दूरी है, और यहाँ भी बिना फाटक दोस्तों फाटक सहित गार्ड की सुविधा भी यहाँ है। दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम इंफॉर्मेटिव साइंस, जिन्हें हम सूचनात्मक चिन्ह भी कहते हैं। ये दोस्तों आयत या वर्ग में हो सकते हैं या चौकोर आकृति में होते हैं। इंफॉर्मेटिव साइन भी हमारे लिए सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इनको भी माना या न माना हमारे लिए कोई बाध्य नहीं होता। सबसे पहला है पब्लिक टेलीफोन। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए। दोस्तों आप सबके लिए मैं बहुत ही अच्छी क्लास है, एक ही क्लास में संपूर्ण सिलेबस है वो लेकर आया हूँ। पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल और देखो हॉस्पिटल में क्या है, चारपाई भी बनी हुई है, प्लस का निशान है। केवल जो प्राथमिक उपचार केंद्र होगा केवल प्लस होगा, और दोस्तों जो रेस्टिंग पैलेस होगा विश्राम स्थल वहाँ केवल चारपाई होगी। अगर ये चारपाई और प्लस का निशान दोनों मिल गए तो दोस्तों अस्पताल बन जाएगा। तो आप दोस्तों इसको भी ध्यान से देखना है, यहाँ आप गलत मत कर देना पसंद कि अस्पताल में क्या होता है चारपाई, क्योंकि अस्पताल में भर्ती करने की भी सुविधा होती है, पेशेंट को लेटा कर भर्ती करना या कुछ कई 4-5 दिनों तक रखने की सुविधा होती है हॉस्पिटल में। जबकि दोस्तों प्राथमिक उपचार केंद्र पर फर्स्ट एड पोस्ट पर क्या होती है, रहने की सुविधा नहीं होती, किसी भी पेशेंट को भर्ती नहीं किया जाता। तो दोस्तों यहाँ चम्मच दिख रही है मतलब ईटिंग पैलेस है, लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब हल्का जलपान है, और यहाँ चारपाई दिख रही है मतलब रेस्टिंग पैलेस है। दोस्तों इसमें देखो काली सड़क है और ऊपर क्या रेड साइन है मतलब नो थ्रू रोड मतलब आगे सड़क नहीं है। आगे है P मतलब एरो का निशान, पार्क दिस साइड मतलब इस साइड में पार्किंग है, नो थ्रू साइड रोड मतलब साइड में सड़क नहीं है। तो दोस्तों इसमें है पार्किंग बोथ साइड। दोस्तों आगे है स्कूटर एंड मोटरसाइकिल स्टैंड मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड हो गया, और ये टैक्सी स्टैंड हो गया, और ऑटो रिक्शा स्टैंड। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें तस्वीरें भी इसमें स्पष्ट रूप से चल रहा है कि देखने से तस्वीर से जब पता चल रहा है कि किसकी पार्किंग है, P फॉर पार्किंग होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें भाई, हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो हमारे पिछली वीडियो में भी कहीं नहीं आए हैं। दोस्तों मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई भी साइन आप है उसको देखे बगैर न रहें। दोस्तों टू वे रास्ता होता है, टू वे रास्ता में एक साइड में अगर ऐसा चिन्ह है तो वो नो एंट्री चिन्ह है, मतलब उसको वहाँ से एक तरफा यातायात को रोक दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं क्या वो लिखा गया है, नो एंट्री फॉर वहीक्यूलर ट्रैफिक्स इंक्लूडिंग पेडल साइकिल्स। जो पेडल साइकिल होती है उनको बंद किया गया है तथा रास्ता बंद किया गया है, यूजुअली इंडिकेट्स द एंड ऑफ ए वन वे रोड। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप सबके लिए, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है ये सब क्वेश्चन पसंद में या परीक्षा में आ जाए। दोस्तों ये है एंड ऑफ ब्रिज या पैरामेट, एबेंडमेंट, वाल, टनल, माउथ। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा इसको कि ये क्या है,
एंड ऑफ ब्रिज, ब्रिज जहाँ एंड होता हो, पैरापेट, एबेटमेंट, वॉल, टनल, माउथ। टनल नहीं होता है, सुरंग है दोस्तों, सुरंग हो या कोई आपका ब्रिज हो, अंडर ब्रिज भी हो सकता है, ऊपर वाला ब्रिज भी हो सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों बहुत ही एकदम आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मैं सब साइन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। फार्म ट्रैफिक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, एग्रीकल्चर व्हीकल्स इस यहाँ लिखा गया है। आगे है दोस्तों यहाँ फायर स्टेशन है और फायर स्टेशन में यहाँ लाइट्स जल रही है, स्टॉप वैन, लाइट स्लो, राइट स्लो जब लाइट दिखती है तब आपको रुकना होता है, क्योंकि फायर स्टेशन होता है वहाँ रिस्क का काम हो तो आपको रुकने का संकेत दिया जा सकता है। दोस्तों ये हम्प ब्रिज है, हम्प ब्रिज का मतलब जो ब्रिज के नीचे से जो होकर गाड़ियाँ निकलती है, ब्रिज के नीचे से होकर एक रास्ता निकाला जाता है कि यहाँ से क्या होगा, गाड़ियाँ निकलने के लिए पुल के नीचे से जगह बनी होती है, आप सबने देखा होगा, तो उसे हम्प ब्रिज कहा जाता है। तो 400 यार्ड्स ये दूरी को बता रहा है, डिस्टेंस टू हज़ार्ड मतलब ये यार्ड्स किसे कहते हैं, दूरी को कहते हैं, ये दूरी को बताता है किसी स्थान की कितनी दूरी अभी बची है। जैसे कोई होटल हो या परिवहन कार्यालय हो या कोई सरकारी कार्यालय हो तो उसकी दूरी को बताने के लिए यार्ड्स का काम में लेते हैं। ये भी एकदम सिंपल है। साइड वाइंड्स, वाइंड से होता है हवा, ये हवा को बताता है कि यहाँ हवा किधर बह रही है, ये भी एक चेतावनी चिन्ह है, हवा को बता रही है। आप इसमें इस झंडे को देख सकते हैं कि जो हवा की जिधर हवा बहेगी उधर ये हलता रहेगा। दोस्तों अब आपके सामने है, आप सबको पता ही क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी के तारों को दिखाता है और उनकी हाइट बताता है, शेप हाइट मतलब इन तारों की हाइट कितनी है। इलेक्ट्रीफाइड ओवरहेड केबल एंड द स्टेट हाईवे बीनीथ इज से एंड द सेट हाइट मतलब बीनीथ आप जो ऊपर जो तार है उनकी कितनी मतलब हाइट है, या तथा ये भी कहता है कि ऊपर है वो बिजली के तार है, तो आपको यहाँ से सावधानी से निकलना है। ज़्यादा गाड़ी की हाइट है वो अगर ज़्यादा गाड़ी हाइट वाली गाड़ियों को यहाँ से नहीं गुजारना है। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं क्या है, आपके सामने व्हीकल्स में पास एदर साइड टू रीच द सेम डेस्टिनेशन मतलब एक सड़क से दो मार्ग जहाँ अलग हो रहे हों, मतलब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दोनों मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मार्ग एक ही जो है एक ही डेस्टिनेशन यानी एक ही जगह पहुँचेंगे, लेकिन यह रास्ता आपके लिए दो है, आप जिस पर चाहो वहाँ से जा सकते हो। माना कि आपको जयपुर जाना है तो आप बाई सीकर से होकर जा सकते हो तथा डीडवाना से होकर भी जा सकते हो। तो ये बता रहा है कि दोनों ही मार्ग है वो जयपुर जा रहे हैं। दोस्तों आगे बताऊँ कि नो ओवरटेकिंग, यहाँ एक गाड़ी ब्लैक में है तो आप इस ब्लैक वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, ये बताया गया है, क्योंकि यहाँ ओवरटेकिंग है वो थोड़ी सी रिस्क की मामला है। दोस्तों इसमें आपको ये बताया गया, अगले वाला चिन्ह है गिव वे टू इनकमिंग व्हीकल्स, जो आ रहे हैं जो ब्लैक कलर में जो साइन है, इस वाहन को आप रास्ता दीजिए। जाने वाले को उतना महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि आने वाले वाहन है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आने वाले वाहनों को गिव वे मतलब रास्ता देने के लिए यहाँ कहा गया है। ऐसा दोस्तों हॉस्पिटल्स के पास में होता है जहाँ जो एम्बुलेंस वगैरह आती है तो एम्बुलेंस को आना ज़रूरी होता है, वापस जाने वाली एम्बुलेंस जो दोस्तों हो सकता है पेशेंट को वापस ले जा रही हो तो उसको उतनी जल्दी न हो। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम जानेंगे सड़क मार्किंग। हमारा अगला टॉपिक है सड़क मार्किंग किसे कहते हैं, सड़क मार्किंग कितने प्रकार की होती है तथा कौन सी सड़क मार्किंग का क्या मतलब होता है। दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं आप कि पीली टूटी हुई रेखा है, ये दोस्तों जहाँ बहुत ही ज़्यादा व्यस्तम मार्ग होते हैं वहाँ होती है, और यहाँ इन जो दो तरफा यातायात होता है उनको दोनों को अलग करने का काम करता है। सबसे पहले ये दो तरफा यातायात में एक सड़क को दो भागों में बांटने का काम करती है। आप सुविधा अनुसार इसको ओवरटेकिंग कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं तथा इसको पार कर सकते हैं, या कहें कि इसको पार करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता ये है कि यहाँ व्यवस्था मार्ग है। दोस्तों अगली बात करें, जो दो पीली रेखाएं होती है इनको आप यू टर्न नहीं ले सकते और नहीं दोस्तों आप इसको पार कर सकते हैं, न ओवरटेकिंग कर सकते हैं, मतलब इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। दोस्तों इसके बाद में है सिंगल पीली रेखा। दोस्तों आप इस पर है वो यू टर्न ले सकते हैं लेकिन ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें अपने घर अगर पास में घर है तो यू टर्न लेकर घर में जा सकते हैं तथा अपने पास में कोई ऑफिस वगैरह है तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ भी ओवरटेकिंग है वो थोड़ी सी मनाही होती है। दोस्तों आगे बात करें ब्रोकन वाइट है क्या, एक साइड में जब यातायात लेन हो तो उनको अलग करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जो टू वे
मार्ग होते हैं उनको भी अलग करने का काम ये करता है। इसमें आप यू टर्न ले सकते हैं, ओवरटेकिंग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ में। इसी प्रकार जो ये डबल सफ़ेद रेखाएं हैं, उसी जिस प्रकार ये पीली लाइनें होती हैं उसी प्रकार ये सफ़ेद रेखाएं होती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि इसको भी क्या है, इसको भी सिंगल लाइन है, इसको आप ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्रकार पीली रेखा को कर सकते हैं। उसी प्रकार वाइट रेखा को भी ओवरटेकिंग के लिए, यू टर्न के लिए आप काम में ले सकते हैं। इस प्रकार डॉटेड लाइन है, ये दोस्तों रोड के साइड के किनारे पर होती है, जहाँ कोई होटल वगैरह हो, पेट्रोल पंप हो, अस्पताल हो, वहाँ मुड़ने के लिए क्या होता है, ये डॉटेड लाइन होती है कि आप यहाँ से पार हो जाइए, सड़क से नीचे उतर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अब है हमारी बात लाल, पीली और हरी जो सिग्नल लाइट्स होती है, उनके बारे में हम पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। दोस्तों आप सबके सामने मैं एक तस्वीर पेश कर रहा हूं जिसमें आपको लाल बत्ती दिख रही है, और सबको पता होता है कि लाल बत्ती का क्या मतलब होता है। लाल बत्ती का मतलब होता है कि आपको रुकना है, और जब तक हरा सिग्नल न हो जाए तब तक आपको स्टॉप ही रहना है दोस्तों। मतलब आपको रुके रहना है कब तक, जब तक ग्रीन सिग्नल न हो जाए। आगे बात करें, पीली बत्ती है, पीली बत्ती का मतलब होता है कि तुरंत ही क्या होने वाला है, जो रेड सिग्नल है वो होने वाला है, तो आपको पीली बत्ती में भी क्या करना है, रुकना है। इसके अलावा दोस्तों अगर पीली बत्ती होने से पहले अगर आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पीली बत्ती ऑन है, तो आपको चौराहा पार करना है। अगर आप चौराहे से बाहर है और पीली बत्ती ऑन हो गई है, तो आपको क्या करना है, चौराहे को पार नहीं करना है, चौराहे से पहले ही स्टॉप रेखा से पहले वाहन को रोक लेना है दोस्तों। इसके अलावा हरी बत्ती है, हरी बत्ती साधारण स्थिति को इंगित करती है, और ये इसका मतलब ये होता है कि अभी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है या यातायात का भार है वो बहुत ही कम है, आप सावधानी से अपने लेन में अपने उचित स्थान पर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बत्तियाँ होती है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है लगातार बुझना चालू होना, बुझना चालू होना, उसे कहते हैं फ्लैशिंग। तो दोस्तों फ्लैशिंग लाल बत्ती भी हो सकती है और पीली बत्ती भी हो सकती है। दोस्तों जो लाल बत्ती फ्लैशिंग होती है, इसका मतलब होता है लाल फ्लैशिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ध्यान से सुनना। लाल फ्लैशिंग का मतलब है आपको रुकना तो है ही, आपको एक बार रुकना है और ये देखना है कि ट्रैफिक आपके जाने के लिए अनुकूल है या नहीं है, या भीड़ ज़्यादा है। अगर आपको सुरक्षित लगता है तो आप वाहन आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीली फ्लैशिंग बत्ती है, उसकी बात करें तो पीली फ्लैशिंग बत्ती इस बात का संकेत होता है कि अब ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए चारों मार्ग है उनको खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि रेड या लाल बत्ती स्टॉप रेखा से पहले, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रेड और लाल बत्ती का स्टॉप रेखा से पहले तब तक रुकना जब तक हरा सिग्नल न हो जाए। नंबर 2 है रेड या लाल बत्ती फ्लैशिंग करने पर स्टॉप रेखा से पहले एक बार रुकना और सुरक्षित स्थिति हो तभी आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पीली 1 मिनट, पीली बत्ती लगातार ऑन है तो लाल सिग्नल होने का संकेत होता है। दोस्तों पीली बत्ती अगर लगातार ऑन हो जाती है तो इसका मतलब है कि लाल सिग्नल होने वाला है, और स्टॉप रेखा से पहले रुकना होगा हमें, और हरा सिग्नल होने तक भी रुकना होगा, क्योंकि पीली की बत्ती बाद में रेड सिग्नल हो जाएगा, और रेड सिग्नल के बाद में हरा सिग्नल होगा, तभी हमें आगे जाना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पीली बत्ती अगर फ्लैशिंग कर रही है, फ्लैशिंग का मतलब पीली बत्ती ऑन ऑफ हो रही है, चालू बंद हो रही है, तो ट्रैफिक कम होने का संकेत होता है, सावधानी से धीमे गति से आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हरी बत्ती की, हरी बत्ती सामान्य स्थिति का संकेत होती है, सावधानी से निर्धारित लेन में आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल लाइट के ऑन ऑफ होने का जो सही क्रम होता है वो हरी, पीली, लाल होता है। अगर तीन ही लाइन आपकी बत्ती आपको बताई जाए तो इनका जो होगा GYR मतलब ग्रीन, येलो और रेड हो जाएगा। और दोस्तों 5 बत्ती होगी तो पाँच बत्तियों का अगर आपको क्रम पूछ दिया जाए तो सबसे पहले हरी हो जाएगी, बाद में पीली हो जाएगी, और इसके बाद में लाल हो जाएगी, वापस ये पीली हो जाएगी, वापस ग्रीन हो जाएगी। इसके अलावा एक दोस्तों एक क्रम ये भी हो सकता है हरी बत्ती, उसके बाद में पीली, लाल, उसके बाद में लाल फ्लैशिंग, पीली फ्लैशिंग, वो वापस हरी। दोस्तों इस प्रकार आगे हमारा है इंडियन हाईवेज माइलस्टोन्स कलर कोड्स। दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि जो भारत में राजमार्ग होते हैं, हाईवेज हैं, उनके किनारे पर जो माइलस्टोन होता है, मील का पत्थर, उनका कलर कोड है वो क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने है येलो एंड वाइट। येलो एंड वाइट आप देख सकते हैं किसका होता है, नेशनल हाईवेज का। बहुत ही सिंपल है, आप याद कीजिए कि जो NH होगा उसका ऊपर का कलर येलो होगा, नीचे से वाइट होगा।
नंबर 2 है ग्रीन एंड वाइट, सबसे ऊपर से ग्रीन होगा, नीचे से वाइट होगा, और ये क्या होगा SH मतलब स्टेट हाईवे। इसके अलावा दोस्तों बात करें ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ऊपर से ब्लू भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, नीचे से वाइट होगा। ये क्या होता है सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स मतलब जिला सड़कें। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऑरेंज एंड वाइट, ऊपर से ऑरेंज होगा और नीचे से वाइट होगा, तो ये रूरल रोड्स होती है दोस्तों, ग्रामीण सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि MSM नियम क्या है। आप सबको पता होगा कि MSM नियम के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। PSLA ये नियम क्या है दोस्तों। MSM नियम में जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये सबसे महत्वपूर्ण आप सबके लिए, इसको आपको याद करना है दोस्तों। MSM नियम किसे कहते हैं आप सबको पता है कि ये मिरर सिग्नल मैन्यूअर इसको कहते हैं MSM नियम। और दोस्तों जो इसमें मैन्यूअर है नंबर 3 का, इसको भी वापस 4 भागों में बांटा गया है। मिरर दोस्तों इस MSM नियम के बारे में बता दूं थोड़ा सा हमें। मिरर होता है, मिरर यानी आपको जो गाड़ी के साइड व्यू मिरर और जो फ्रंट जो साइड मिरर होता है, एक रियर व्यू मिरर होता है, तो दोस्तों इन दोनों में क्या है देख लेना होता है सबसे पहले कांच में कि कोई यातायात आपके पीछे तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों सिग्नल देना होता है, सिग्नल देने के बाद में मैन्यूअर मतलब आपको कार्यवाही करनी होती है। MSM नियम का संबंध है वो किसी सड़क को पार करने, किसी सड़क पर लेन को बदलने या सड़क से नीचे उतरने में सहयोग करने का नियम है दोस्तों। कि आपको गाड़ी है वो कैसे नीचे उतारनी है, या कैसे सड़क को पार करना है, या कैसे लेन बदलनी है। तो दोस्तों इस प्रकार MSM नियम की फुल फॉर्म है मिरर सिग्नल और मैन्यूअर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों मैन्यूअर है, मैन्यूअर को भी वापस 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है पोजीशन जिसे स्थिति कहते हैं हिंदी में। लुक यानी देखो, स्पीड यानी गति धीमी करो, या नहीं गति धीमी नहीं स्पीड करो, और एक्ट यानी कार्यवाही करो। दोस्तों मैन्यूअर को 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारे सामने था PSLA, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है पोजीशन, स्पीड, लुक और एक्ट। दोस्तों इस प्रकार आगे चलते हैं। अब है लाइसेंस पर रिसर्च। इतनी जानकारी एक ही वीडियो में मैं भी हैरान हूँ। ये इस टॉपिक से हमारा पहले से वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कम समय में यहाँ भी आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारे सामने है लाइसेंस क्या है। अंग्रेजी में लाइसेंस होता है नाम, हिंदी में अनुज्ञा कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें किसी वाहन को चलाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा परमिशन लेते हुए वाहन चलाने के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने का प्रमाण लाइसेंस होता है। वाहन चलाने हेतु अनुज्ञा इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो लाइसेंस परिवहन विभाग के कार्यालय द्वारा RTO द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो योग्यताएं होती है वो क्या क्या होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यताएं, सबसे पहले MC यानी मोटर व्हीकल्स, जो मोटरसाइकिल होती है 50 cc से कम के लिए उनके लिए 16 वर्ष की उम्र होनी ज़रूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो माता पिता की अनुमति हेतु शपथ पत्र चाहिए, और केवल बिना गियर की 50 cc से कम की गाड़ी है उसी के लिए ये लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इनके लिए 16 वर्ष की उम्र कम से कम होनी चाहिए, तथा माता पिता की अनुमति का शपथ पत्र भी होना चाहिए। नंबर 2 है आगे है प्रशिक्षु लाइसेंस। प्रशिक्षु यानी लर्नर लाइसेंस, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, मतलब सीखने वाले के लिए लाइसेंस, कि मैं गाड़ी सीख रहा हूँ तो उसको भी लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें लाइसेंस आवेदन के समय कम से कम 1 माह पुराना और प्रशिक्षु या लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों जो आप अगर लाइसेंस बना रहे हो तो आपके पास में प्रशिक्षु लाइसेंस है उसका कम से कम 1 माह पुराना होना चाहिए। जो लर्निंग लाइसेंस होता है दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस होता है इसकी उम्र कितनी होती है दोस्तों, इसकी जो अवधि होती है वो 6 माह होती है, और इसके 1 माह के बाद, ये बन जाने के 1 माह के बाद आप जो स्थायी लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करें जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो उसकी LMVN लाइट मोटर व्हीकल, NT नॉन ट्रांसपोर्ट, LME TR मतलब लाइट मोटर व्हीकल, TR यानी ट्रांसपोर्ट,
लाइसेंस हेतु उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साक्षर व यातायात समझ हो। साक्षर का मतलब है आप किसी रोड पर लगे हुए साइन बोर्ड्स को या जो रोड मार्किंग है कुछ भी को संकेत लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकें कम से कम, उसे कहा जाता है साक्षर होना या यातायात की समझ में होना। तो दोस्तों आप साक्षर होनी चाहिए, मतलब आप है किसी भी भाषा कि किसी भी कम से कम एक भाषा को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो तथा यातायात की समझ रखते हो, तभी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ ड्राइवर टेस्ट होता है, ड्राइवर टेस्ट के समय अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका लाइसेंस नहीं बनवाया जा सकता। HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आपकी कम से कम 20 वर्ष उम्र होनी चाहिए तथा LMV लाइसेंस धारक होना चाहिए, वो भी कितने कम से कम 365 दिन पुराना। दोस्तों यहाँ बात हो रही है हैवी लाइसेंस की, तो हैवी लाइसेंस के लिए आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि आपके पास में लाइट लाइसेंस भी होना चाहिए, कितने पुराना, 1 साल पुराना। इसके अलावा दोस्तों बात करें LMV लाइसेंस की अवधि 20 वर्ष होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि LMV लाइसेंस की अवधि कितनी होती है, 20 वर्ष। इसमें कुछ अपवाद है या इसकी जो शर्तें हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि 20 वर्ष किन किन स्थितियों में होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र है अगर 20 से 30 साल के बीच में है, 18 से 30 साल के बीच में, तो उसकी उम्र है लाइसेंस की अवधि है वो 40 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष तक होगी। मतलब आप 40 वर्ष के होंगे तब तक की होगी या 20 साल की होगी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से बता दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। HMV लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष होती है। नोट 18 अगस्त 2019 से 5 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों जो हैवी लाइसेंस होता है इसकी अवधि पहले 3 साल होती थी, 3 साल के बाद में इसको रिन्यू करवाना पड़ता था, लेकिन अगस्त 2019 के बाद में क्या है इसकी अवधि है वो बढ़ा दी गई है। अगस्त 2019 से HMV लाइसेंस की अवधि है 5 वर्ष कर दी गई है। 1 सितंबर 2019 से इसको लागू कर दिया गया है। आगे है, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से 50 साल के बीच 30 से 50 साल के बीच में है तो आपके लाइसेंस की अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। इसी अनुसार अगर आपकी उम्र है 18 से 30 वर्ष होने पर 40 साल तक की अवधि होगी, मतलब आपकी उम्र 18 से 30 में है, 18 से 30 के बीच में, तो आपका लाइसेंस है वो आपके खुद के 40 वर्ष की उम्र होने तक वैलिड होगा। वो चाहिए अब आपके जो माना कि आप 27 साल के हो और आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी केवल 13 साल होगी। अगर 30 साल के होकर बनवाते हैं तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी 10 साल होगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें 55 से 60 वर्ष होने पर 5 साल की अवधि होगी। वाणिज्यिक वाहनों के लिए HMV की आवेदन की अधिकतम सीमा है वो 60 + 5 वर्ष तक की गई है। मतलब आप 60 वर्ष के हो गए हैं और लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उसकी क्या होगा, आप 5 साल तक उसको और आगे बढ़वा सकते हैं। मतलब इसकी उम्र है वो 65 वर्ष होती है। दोस्तों लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर भी 30 दिन तक के समय में वापस अनुज्ञा लाइसेंस को रिन्यू करवाया जा सकेगा। नोट 1 माह की छूट होती है। दोस्तों लाइसेंस ख़त्म हो गया तो इसका मतलब नहीं कि आप वाहन नहीं चला सकते। दोस्तों आपको 1 माह की वाहन चलाने की तथा इसको रिन्यू करवाने की अतिरिक्त छूट है वो प्रदान की जाती है। अगर 1 माह में आप नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपके बाद में पेनल्टी लगेगी। लाइसेंस आवेदन हेतु वाहन का ज्ञान, यातायात नियमों, संकेतों, बोर्डों आदि का ज्ञान आवश्यक है। लाइसेंस हेतु कोई भी शैक्षिक बाध्यता नहीं है। MC, LMV, LMVTR आदि हेतु ये शैक्षिक बाध्यता है वो हटा दिया गया है। केवल साक्षर होना चाहिए जो यातायात संकेतों को समझ सके, पढ़ सके। HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, HGMV LDR मतलब लग्जरी गाड़ियाँ होती है, हैवी मोटर व्हीकल, अन्य तकनीकी वाहनों के लिए साक्षर होना 8वीं होना अनिवार्य है। दोस्तों तो क्योंकि बड़ी गाड़ियों में क्या है, मतलब ये थोड़ी टेक्निकल होती है तो उनमें पढ़ा हुआ लिखा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों आगे बात करें LMV NT, LMVTR या इसे छोटे लाइसेंस है तो आवेदन के लिए फॉर्म संख्या 4 भरना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हैवी लाइट लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर 4 भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों वाणिज्यिक लाइसेंस होता है, इसके लिए फॉर्म नंबर 5 भरना होगा। साथ में फॉर्म नंबर 1A चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए होता है। दोस्तों फॉर्म नंबर केवल 1 होता है, फिटनेस का स्व घोषणा होता है कि मैं स्वस्थ हूँ, और पुलिस प्रमाण पत्र, ये सभी फॉर्म्स है आपको लाइसेंस बनवाने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें लाइसेंस है तो 8वीं पास योग्यता को 18 जून 2019 या अगस्त 2019 से हटा दिया गया है। MC, LMV, LMVTR इनके लिए आपको जो है 8वीं पास होना ज़रूरी नहीं है।
अब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 नियम 8 शिक्षा 8वीं पास ही लाइसेंस हेतु पात्र था। ये नियम था जिसको अभी हटाया गया है। कहाँ से हटाया गया है? सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 नियम 8 को, जहाँ 8वीं पास की योग्यता को लाइसेंस हेतु माना गया था, उसको हटा दिया गया दोस्तों। अब लाइसेंस हेतु साक्षर व समझदार होना ही ज़रूरी होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद भी 1 माह में रिन्यू करवाने व वाहन चलाने का आपको अधिकार होता है। इसके अलावा नोट, अवधि समाप्ति के 1 माह बाद वाहन चलाना गैर कानूनी होगा। अवधि समाप्ति के 1 माह बाद, मतलब आपकी अवधि समाप्त हो गई है, उसके 1 महीने के बाद में अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, आपका चालान काटा जा सकता है। अवधि समाप्ति के 1 वर्ष तक शुल्क की छूट, आपका लाइसेंस माना कि आज समाप्त हो गया है, फिर भी आपको 1 माह की छूट प्रदान की जा रही है कि आप वाहन चला सकते हैं और इसको रिन्यू करवा सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर किसी कारणवश आप 1 माह तक भी रिन्यू नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको 12 महीने का समय है कि आप किसी बिना अतिरिक्त शुल्क के 12 महीने तक रिन्यू करवा सकते हैं। 12 महीने के बाद में दोस्तों जितनी प्रक्रिया नया बनाने में होती है उतनी प्रक्रिया आपको दोबारा करनी होती है, और उस पर आपको जितना वर्ष आप लेट करेंगे उतनी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से बचने के लिए आप 12 महीने से पहले रिन्यूअल करवा लें। दोस्तों आगे है लाइसेंस अवधि समाप्ति के 1 वर्ष बाद रिन्यू करवाने पर वाहन चलाने का टेस्ट दोबारा देना होगा। 1 सितंबर 2019 से ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। लाइसेंस रिन्यू के समय फिटनेस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मतलब लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं तो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है, उसकी अनिवार्यता अब बंद कर दी गई है। लाइसेंस खो जाने पर क्या करें? डीएल फॉर्म, दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म भरना होगा जिसका नाम होता है एलएलडी। दोस्तों एलएलडी या डीएल ये क्या होता है? डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए होता है। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, डीएल फॉर्म चाहिए, दस्तावेज चाहिए, खो जाने का प्रमाण पत्र, शपथ चाहिए, एफआईआर भी हो सकती है। एफआईआर कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा लाइसेंस खो गया है, किसी को मिल जाएगा तो वो दुरुपयोग करेगा, तो इस कार्य से बचने के लिए आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों जो एलएलडी फॉर्म होता है डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो इस एलएलडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ये भी आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस एलएलडी जो फॉर्म है इसका आप फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इंटीमेशन ऑफ लॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस। जो लाइसेंस खो जाने का जो होता है इंटीमेशन होता है उसको कहते हैं एलएलडी फॉर्म। मतलब लाइसेंस खो गया है, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए एलएलडी फॉर्म भरा जाता है जिसका पूरा नाम क्या होता है? इंटीमेशन ऑफ लूज ड्राइविंग लाइसेंस। अब है एचएमवी लाइसेंस हेतु क्या कौन सा फॉर्म भरना होता है उसके बारे में जानते हैं। एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल वाणिज्य लाइसेंस है तो आवेदन फॉर्म नंबर 5 भरना होगा दोस्तों हैवी लाइसेंस के लिए। इसके अलावा एलएमवी हल्के मोटर वाहन के लिए फॉर्म नंबर 4 जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करिए लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाने के लिए फॉर्म नंबर 9 बहुत ही जरूरी है दोस्तों, रिन्यूअल के लिए फॉर्म नंबर 9। सीएमवी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 18 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत धारा 15 में इसका बखान है। लर्निंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म कितना नंबर है? फॉर्म नंबर 2 है। बिना फोटो के और विथ फोटो के फॉर्म नंबर 3 भरना होगा। चिकित्सा का जो स्व घोषणा पत्र होता है वो फॉर्म नंबर 1 होता है। एचएमवी या अन्य बड़े लाइसेंस में चिकित्सा प्रमाण पत्र है तो फॉर्म नंबर 1A भरना होता है, जो चिकित्सा किसी डॉक्टर से वेरीफाई करवाना होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने लाइसेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर ली है। दोस्तों अब जानेंगे हम लाइटिंग सिस्टम। वाहन में जो लाइटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये अगर ये क्लास पसंद आई तो आपको इसको लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना है दोस्तों। अंगूठे वाला बटन तो आपको दबाना ही है क्योंकि लाइक तो करना ही है। मैं दोस्तों बहुत ही मेहनत करके ये सब क्लास है आपके लिए ज्वाइन की है, और आपको सबको इस क्लास का पता भी है कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। जो है लाइटिंग सिस्टम है इसमें हेड लाइट है, ब्रेक लाइट है, टेल लाइट है या इंडिकेटर है, इनके बारे में हम दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स 16 है वो हमने पहले से अपलोड कर दिया है, तो विस्तार से जानने के लिए आप वहां जा सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है ड्राइवर एग्ज़ाम की, तो वहां से आप संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कम समय में देखना है तो आप यहां देखिए। सबसे पहले लाइटिंग सिस्टम, एक एक कर प्रत्येक पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ यहाँ केवल दोस्तों मैं महत्वपूर्ण जानकारी ही आपको बता रहा हूँ। लाइटिंग सिस्टम, हेडलाइट होती है मुख्य लाइट जिसे कहते हैं, इसकी सड़क पर रोशनी अंडाकार पड़ती है। बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों कि आपकी गाड़ी की लाइट होती है उसकी जो रोशनी पड़ती है वो अंडाकार होती है उसकी आकृति। नंबर 2 है हेडलाइट में रिफ्लेक्टर परवलयाकार होता है दोस्तों, ये मतलब घुमावदार या गोलाकार होता है, परवलयाकार।
यहाँ आपके एग्जाम में गोलाकार घुमावदार नहीं आएगा, वहाँ आएगा परवलयाकार। तो दोस्तों जो हेडलाइट में रिफ्लेक्टर होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। नंबर 3 है, एक फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट जो बल्ब के अंदर लगा होता है, जो लाल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है मतलब ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन धातु का। हेडलाइट का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग। दोस्तों हेडलाइट से जो रोशनी पड़ती है उसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग। हेडलाइट, सफ़ेद हेडलाइट गैरकानूनी है दोस्तों। आपकी गाड़ी में आप सफ़ेद हेडलाइट नहीं लगा सकते। अगर लाइट है तो आप गैरकानूनी रूप से चालान भरने के हकदार हैं। तो आप हेडलाइट है वो सफ़ेद रंग की कभी न लगाएं। हेडलाइट में अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अवतल दर्पण किस में लिया जाता है? हेडलाइट में। अब बात करता हूँ दोस्तों रियर व्यू। जो रियर व्यू किसे कहते हैं दोस्तों? पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, जिसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों मैं आपकी एक यहाँ कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को उसके आकार से अधिक करना। आप सबको पता है बल्ब छोटा सा होता है और उसको कितने बड़ा आकार में वो आगे बेचता है, तो इसमें अवतल दर्पण काम में आता है। उसी प्रकार दोस्तों आप सबको पता है एक होता है दोस्तों साइड मिरर, एक होता है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर जो गाड़ी के केबिन में होता है उसको कहते हैं दोस्तों रियर व्यू मिरर। दोस्तों ये पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, क्योंकि जो गाड़ी के पीछे दृश्य होता है, जो कांच होता है उसके अंदर से होकर गाड़ी की जस्ट पीछे जो वाहन होते हैं उनको देखने के लिए काम होता है। तो दोस्तों जो रियर व्यू मिरर है ये उत्तल दर्पण भी हो सकता है और समतल दर्पण भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर दोनों आ जाए तो आपको इसको उत्तल दर्पण ही करना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप सबको पता है उत्तल दर्पण किस काम में आता है। उत्तल दर्पण का मतलब होता है किसी जो कोई आकृति है उसको छोटे रूप में दिखाना। समतल दर्पण का मतलब होता है जितना है उतना दिखाना। और अवतल दर्पण का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसको छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। तो दोस्तों जो हेडलाइट होती है उसमें बल्ब छोटा है तो इसको बड़ा करके दिखाना होगा, क्योंकि लाइट बड़ी करनी होगी। तो अवतल दर्पण और दोस्तों जो ये कांच होता है, कांच में जो वाहन बड़ा होता है उसको छोटे से कांच में दिखाना है तो हम उत्तल दर्पण का काम लेंगे। अगर समतल होता है तो उसमें क्या है उस वाहन की आकृति वो बड़ी बनेगी। तो दोस्तों आगे है नंबर 8, हेडलाइट का ऊपरी हिस्सा काली पट्टी से कम 25% भाग ढका हुआ होना चाहिए। ये सिस्टम है दोस्तों। आजकल जो फैशनेबल लाइट्स आ गई है उसमें ये काली पट्टी की आवश्यकता नहीं है। उसकी बनावटी कुछ ऐसी होती है कि ऊपर से कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि इसमें काली पट्टी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ जो पुरानी गाड़ी हैं उन पर ये जो पट्टी है वो लगानी आवश्यक है। दोस्तों आगे बात करें नंबर 9 है, हेडलाइट का रिफ्लेक्टर एल्यूमिनियम मेटल का बना होता है। रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी रोशनी को आगे भेजने का काम रिफ्लेक्टर का होता है। दोस्तों प्रश्न हमारे सामने आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 10 है, हेडलाइट बल्ब में नाइट्रोजन या ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑर्गन अक्रिय, मतलब ये जो गैसें हैं वो बल्ब के अंदर क्रिया नहीं करती। बाकी जो सब गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई या हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो ये समस्त प्रकार की जो गैसें हैं ये क्रिया करती है। लेकिन जो नाइट्रोजन है और एक ऑर्गन है ये दो प्रकार की, हेलोजन भी होती है दोस्तों, ये सभी क्या है एक प्रकार की अक्रिय मतलब बिना क्रिया करने वाली गैसें होती है, गैसें भरी जाती है। हेडलाइट में पीछे ग्लास लेंस लगा रहता है, मतलब पीछे कांच को लागेड़ हुआ है दोस्तों। नंबर 12 है, हेडलाइट में सामने का कांच ग्लास रिफ्लेक्टर कहलाता है। सामने को जो कांच हुआ है वो ग्लास रिफ्लेक्टर कहलावा दोस्तों। 13 नंबर पॉइंट है, साधारणतया वाहन में 1, 2, 4 हेडलाइट हो सकती है। एक भी हो सकती है मोटरसाइकिल, 2 भी हो सकती है, 4 ट्रकों में होती है या स्लीपर्स वगैरह बड़ी बसों में भी होती है। 14 नंबर पॉइंट है, 1 मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रही। 15 नंबर, कोहरे व धुंध में फॉग लैंप सबसे अधिक सहायक होता है। कोहरे में भी पारदर्शिता इसकी बहुत अच्छी होती है। फॉग लैंप का रंग कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है। फॉग लैंप का रंग कैसा होता है? पीला। प्रश्न संख्या ये पॉइंट संख्या 16 है, हेडलाइट का प्रकाश 2 प्रकार का होता है, कोई कैसा हाई बीम और लो बीम। दोस्तों आप किसी बड़ी सड़क पे ही केवल हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शहर में, गांव में या छोटी सड़कों पर आप केवल लो बीम के साथ में चल सकते हैं, ये नियम है। प्रश्न पॉइंट संख्या 17 है दोस्तों हमारा,
हेडलाइट का प्रकाश कम से कम 11 मीटर की दूरी तक पड़ना चाहिए। जो हेडलाइट है इसका जो प्रकाश है कम से कम क्या है, कम से कम 11 मीटर है। और इसकी जो अधिकतम, दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो हेडलाइट के जो प्रकाश है वो 11 मीटर से लेकर 155 मीटर की दूरी तक आपकी गाड़ी को आगे रास्ता दिखाने वाली होनी चाहिए। मतलब गाड़ी के पास में 11 मीटर और कम से कम आगे की जो दूरी है वो 155 मीटर प्रकाश, 155 मीटर तक गाड़ी की जो लाइट है उसका प्रकाश पहुंचना चाहिए। दोस्तों ये नियम है। आगे बात करें, जो हमारा पॉइंट नंबर 18 है, आजकल लो व हाई बीम की जगह ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम वह उसको काम में लिया जाता है, जिसे हम हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप दोस्तों काम में लिया जाता है, और इसको अंग्रेजी में HIDL कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है HIDL का पूरा नाम क्या है? हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप। HIDL लाइट है, इसमें फिलामेंट नहीं होता, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो चालू होते इसमें ये 15,000 वोल्ट की आवश्यकता लेता है, और चालू होने के बाद में मात्र 80 वोल्ट की एनर्जी लेता है। मतलब एक बार चालू होने के बाद में ये बहुत ही कम एनर्जी ख़त्म करता है। HIDL लैंप के प्रकार: मर्करी वेपर लैंप, मेटल हेडलाइट लैंप, लो प्रेशर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम लैंप। अगला पढ़ते हैं। हेडलाइट में बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के पतले तार से तथा कॉइल के रूप में बनाया जाता है। कॉइल का मतलब होता है गोल आकृति में इस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों आगे बात करें, बल्ब का मेटल के बाहरी पीछे का भाग बेयोनेट कहलाता है। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, क्योंकि दोस्तों कई लाइटें हैं वो LED के रूप में होती है, उनमें बल्ब काम में नहीं लिया जाता, LED लगाई जाती है। आगे है दोस्तों हेडलाइट का जो स्विच है वो स्टीयरिंग में लगा रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। अब है स्टॉप लाइट क्या होती है? ये गाड़ी के पीछे दोनों कॉर्नर पर लगी होती है और गाड़ी के रुकने का संकेत करती है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल। इसमें लाइट का रिफ्लेक्टर लाल रंग का होता है। दोस्तों एकदम सिंपल है, जो स्टॉप लाइट होगी उसका जो रिफ्लेक्टर होगा वो लाल रंग का होगा। बल्ब अगर सफ़ेद है तो वो जैसे ही ऑन होगा तो रोशनी वो लाल बनेगी। उसके ऊपर जो कांच लगा होता है, या जो प्लास्टिक का हो या कांच का हो, वो कैसा होता है? लाल रंग का। स्टॉप लाइट को टेल लाइट या ब्रेक साइड कॉर्नर लाइट भी कहा जा सकता है। अब टेल लाइट क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। टेल लाइट ये लाल, सफ़ेद और पीली 3 प्रकार की होती है। लाल ब्रेक के लिए होती है, सफ़ेद पीछे के गियर के लिए होती है, पीली भी पीछे के गियर के लिए होती है। जब आप गाड़ी ब्रेक करते हैं तो ये लाइटें ऑन होती है। आगे हेलोजन हेडलाइट में हेलोजन नामक अक्रिय गैस भरी जाती है। हेलोजन हेडलाइट है उसको मतलब नाइट्रोजन और जो हम नाइट्रोजन गैस या ऑर्गन गैस भर रहे थे उसकी जगह हेलोजन गैस भरी जाती है। हेलोजन भी एक प्रकार की अक्रिय गैस है, और जहाँ हेलोजन गैस भरी जाती है उन लाइटों को क्या कहा जाता है? हेलोजन हेडलाइट। तो दोस्तों ये भी एक लाइट का प्रकार है। अब है टेल लाइट है, गाड़ी के पीछे होती है और फेस्टून टाइप पे इसमें बल्ब काम में लिया जाता है। टेल लाइट क्या किसे कहते हैं दोस्तों? टेल लाइट गाड़ी के पीछे के कॉर्नर होते हैं वहाँ होती है, जिसमें लाल, पीली और सफ़ेद 3 प्रकार के जो लाइट है वो रिफ्लेक्टर बने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये फेस्टून टाइप बल्ब होता है, इसमें काम में लिया जाता है। फेस्टून टाइप का मतलब होता है सजावटी, मतलब गाड़ी की सुंदरता दिखाने के लिए भी फेस्टून टाइप का बल्ब है वो टेल लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। तो फेस्टून का मतलब होता है सजावटी बल्ब या सजावटी लाइट। दोस्तों आप कोई भी शब्द आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है। दोस्तों छोटी मोटी गलतियां होना संभव है, लेकिन कोई बड़ी गलती अगर हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे। इंजन मेल फंक्शन बत्ती ये क्या होती है? अर्थात इसे इंजन चेक लाइट भी कहा जा सकता है। इंजन में किसी भी प्रकार की कोई अगर कमी या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको बताने के लिए इंजन मेल फंक्शन बत्ती काम में ली जाती है। इसका अर्थ होता है वाहन में कोई समस्या होना। अगर ये बत्ती ऑन होती है तो वाहन में समस्या को दर्शाता है, ये इंजन से ही काम नहीं कर रहा। इसे MIL लाइट भी कहा जा सकता है। और MIL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट। ये लाल रंग की होती है दोस्तों। तो मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मोस्ट करता हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए कि MIL मेल फंक्शन इंडिकेट लाइट किसे कहते हैं?
ये इंजन की स्थिति को इंगित करता है कि इंजन की स्थिति में कोई, अगर ये ऑन हो जाती है तो इसका मतलब है इंजन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। और ये लाल रंग की होती है। अब दिशा सूचक डायरेक्शन इंडिकेटर, ये बत्ती लगभग 1 मिनट में 80 बार चमकती है। दोस्तों आप सबको पता है जो इंडिकेटर होता है साइड में, ये इसकी जो चमकने की क्षमता होती है ये 1 मिनट में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, कम से कम 80 बार। ये डायरेक्शन जो हम साइन देते हैं कि इस दिशा में हम मुड़ना चाहते हैं, उस दिशा को इंगित करने के लिए दोस्तों ये लाइट होती है। और ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन ये 80 बार चमकती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो छोटे से छोटा प्रश्न है वो भी मैंने आपके सामने रखा है और हार्ड से हार्ड भी रखा है। जल तापमान मापी, जो इंजन में जल होता है वो अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका तापमान बताने के लिए घड़ी लगी होती है, वाटर टेम्परेचर गेज लगा होता है। इसका प्रयोग शीतलन प्रणाली में होता है। शीतलन प्रणाली का मतलब है रेडिएटर के, जो रेडिएटर है इंजन को ठंडा करने का काम करता है, उसकी प्रणाली के साथ में उसको जोड़ा जाता है, ताकि जो गर्म पानी है अगर अधिक गर्म हो जाता है तो दोस्तों उसको उसकी सूचना ड्राइवर को दी जा सके और गाड़ी को बंद किया जा सके कुछ समय के लिए, जब तक ठंडी नहीं हो जाती। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है हमारी पार्किंग ब्रेक चेतावनी बत्ती। इसमें है दोस्तों पार्किंग ब्रेक चेतावनी बत्ती। ये हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, ये हैंड ब्रेक के इसमें ऑन होती है। इमरजेंसी ब्रेक में भी काम आती है और इसे ई ब्रेक भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह पार्किंग समय महत्वपूर्ण होती है। इस सिस्टम को ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया कौन सी को? पार्किंग लाइट को ब्रेक रेचेट लॉकिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। GVWR, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, इसका पूरा नाम ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या होता है? ये प्रणाली वे वाहन जिनका GVWR का मान 10,000 LBS या इससे कम तथा इस प्रत्येक विद्यालय वाहन जिसका GVWR का मान 10,000 या से अधिक हो में प्रयुक्त किया जाता है। अभी दोस्तों LBS और GVWR क्या होता है आप सबको पता है। ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, जो अधिकतम जो व्हीकल का जो वेट होता है उसकी जो रेटिंग होती है उसका मान होता है GVWR मान। इसमें दोस्तों ये जो 10,000 मान है इसका, उसको LBS में मापा जाता है। LBS क्या होता है दोस्तों? इस LBS को पाउंड्स भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1 kg में 2.2 पाउंड होते हैं। LBS इसका नाम है लिब्रा, या LBS को कहें लिब्रा मास या लिब्रा पाउंड, इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे वाहन का डैशबोर्ड उपकरण और संकेत। दोस्तों अगर ये इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमारा भाग संख्या 15 अपलोड कर दिया गया है, तो दोस्तों आप विस्तार से जानकारी वहाँ ले सकते हैं। कम समय में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ इस पर लगातार बने रहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों घंटे वाला बटन दबा दें कि इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा उसको भी आपकी सूचना मिल सके। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जो अंगूठे वाला बटन है इसको लाइक वाला, तो उसको तो दबाना ही है दोस्तों। लाइक आप बहुत कम कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे। दोस्तों लाइक कीजिए। डैशबोर्ड उपकरण एवं संकेतक, सबसे पहले है चाल मापी। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम है। नाम ये भी आ सकता है स्पीडोमीटर, नाम ये भी आ सकता है चाल मापी। स्पीड यानी स्पीड मापना, चाल मापी यानी चाल मापना। स्पीड ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ? गति मापना। तो दोस्तों चाल मापी भी कह सकते हैं, स्पीड मापी भी कह सकते हैं। ये गाड़ी की वर्तमान गति को बताता है कि गाड़ी 80 स्पीड से चल रही है, 100 से चल रही है या 120 से चल रही है। गाड़ी की गति बताने का काम स्पीडोमीटर करता है। तो आप दोस्तों अंग्रेजी का शब्द है उसको जरूर देखें। नंबर 2 है घूर्णन चाल मापी। घूर्णन यानी घूमना, दोस्तों इसको टेकोमीटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? टेकोमीटर, अंग्रेजी में टेकोमीटर और हिंदी में घूर्णन चाल मापी। प्रति मिनट जो शाफ्ट है घूमने की संख्या या गति की गणना करता है। अब आगे है चक्र मापी, इसे कहते हैं ओडोमीटर। चक्र मापी किस काम आता है? ओडोमीटर। ओडो यानी होता है दोस्तों आपा मारवाड़ी में कहना ओडो कर लियो। ओडो कर लियो मतलब किसी चीज़ को एकत्रित कर लियो। एकत्र करने का मतलब गाड़ी कितनी चाल गई, कुल गाड़ी है वो कितनी चल गई है, उसको ये इंगित करता है ओडोमीटर। ये है मारवाड़ी कहावत। दोस्तों 0 से 9 तक अंक होते हैं किसमें? ओडोमीटर या चक्र मापी में। और इसमें अधिकतम कितना हो सकता है? 99,999 किलोमीटर तक ये माप सकता है। इसके अलावा दोस्तों आती है ईंधन मापी, फ्यूल गेज। ईंधन की स्थिति को बताने के लिए ये इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संवेदन इकाई जिसमें E खाली व F
फुल को दर्शाता है, एक होता है सूचक इकाई। दोस्तों सूचक वो है ये जो ये संवेदन इकाई है वो एक जो मैं आपको बताऊं, जैसा माना कि ये टंकी है, इस टंकी में क्या है इतना तेल है, तो दोस्तों यहाँ से एक शाफ्ट के द्वारा एक यहाँ रोड लटकाई जाती है जहाँ इस पर क्या है हवा भरी हुई होती है, ये क्या है इस तेल में डूबी हुई रहती है। जैसे जैसे अगर ये टंकी भरेगी तो ये यहाँ रहेगा और जैसे अगर कम होगा तो ये नीचे आ जाएगी। तो उसी के आधार पर क्या है ये होती है संवेदन इकाई, और इसी के आधार पर जो दोस्तों ये सूचक इकाई है ये आगे हमें सूचना देती है। आगे गियर शाफ्ट सूचक है, गियर शिफ्ट गियर बदलने की स्थिति को भी बताने वाला गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता है। ये न्यूट्रल अवस्था में हरी बत्ती को ऑन करता है, जैसा कि आप बाइक्स में देख सकते हैं या बड़े वाहनों में देख सकते हैं। गियर में ग्रीन सिग्नल ऑफ हो जाता है दोस्तों। अब सीट बेल्ट चेतावनी बत्ती, ये भी जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है जो वीआईपी गाड़ी होती है उनमें होती है दोस्तों। इंजन स्टार्ट होने के 8 सेकंड, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, 8 सेकंड का टाइम कि इंजन के स्टार्ट होने के कितने समय बाद में है वो सीट बेल्ट चेतावनी बत्ती ऑन हो जाती है 8 सेकंड के बाद में। अगर सीट बेल्ट नहीं बंद है तो सायरन ध्वनि से संकेत देता है और चेतावनी लाइट भी ऑन हो जाती है। दोस्तों ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर ये लाइन है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसे कहते हैं? यह सेंसर वाहन को पार्क करते समय, पीछे ड्राइव करते समय ड्राइवर को वाहन के टकराने से पूर्व सूचित करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक प्रकार का वेब कैम होता है दोस्तों। ये कैमरा क्या काम करता है, अगर आप पीछे गाड़ी चला रहे हैं तो अगर पीछे कुछ आगे है तो ये सायरन बजा देगा या आपको संकेत दे देगा या आपको इसकी तस्वीर दिखा देगा कि पीछे कुछ है। ये होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। गाड़ी के ब्रेक मतलब पीछे करते गाड़ी को पीछे करते समय अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है आपको सूचित कर देगा। अब है एयरबैग, सब जानते हैं एयरबैग क्या होता है। गाड़ी में बैठे यात्रियों को घटना के समय चोट लगने से बचाने के लिए होता है। और दोस्तों ये आप सबको पता है इसकी जो अधिकतम स्पीड है ये कम से कम 25 किलोमीटर की जो स्पीड है इसको ओपन होकर इसको हवा भरने में लगती है दोस्तों। और दोस्तों बात करें जो एयरबैग होता है ये किसका बना होता है? फैब्रिक नायलॉन का। अब आगे बात करें हाइड्रोजन से चलने वाली कार। हाइड्रोजन से आप सबको होता है अब वर्तमान में भारत में भी हाइड्रोजन चलने वाली कारों को लाना प्रस्तावित है और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये क्या प्रदूषण को कम करेगी। ये कारें उत्सर्जन में केवल ऑक्सीजन तथा जल वाष्प को छोड़ती है। ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक होता है और जल वाष्प है वो वातावरण में चला जाता है दोस्तों। इसे किसी भी प्रकार का है वो वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं परिवहन कार्यालय में जो आवश्यक फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के कार्य के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक होता है, किस फॉर्म का क्या काम होता है, ये हम जानेंगे दोस्तों। अगर आपने इसका पूर्ण वीडियो नहीं देखा तो पीछे इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है तो आप वहां जाकर इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कम समय में जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। फॉर्म के प्रकार दोस्तों, सबसे पहले है परिवहन कार्यालय में उपयोगी फॉर्म। फॉर्म नंबर 1 है फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। फॉर्म नंबर 1 है HMV हेतु चिकित्सा का प्रमाण पत्र। मतलब ये फिटनेस का तो आप स्वयं दे सकते हैं, इसको आप किसी डॉक्टर से साइन करवाने होते हैं HMV लाइसेंस हेतु। फॉर्म नंबर 2 है दोस्तों प्रशिक्षु लाइसेंस विदाउट फ़ोटो। दोस्तों जो फॉर्म नंबर 2 है ये विदाउट फ़ोटो के लिए जो लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं उसके लिए होता है। फॉर्म नंबर 3 प्रशिक्षु लाइसेंस विद फ़ोटो, मतलब फ़ोटो के साथ में लर्निंग लाइसेंस। दोस्तों आप सबको पता है प्रशिक्षु लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? 6 महीने की, मतलब 180 दिन की। फॉर्म नंबर 4 है दोस्तों किस काम का है? ड्राइविंग लाइसेंस LMV या इससे कम की जो लाइसेंस होते हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 4 भरा जाता है दोस्तों। यहाँ फॉर्म नंबर 4A मिस है जो किसके लिए होता है? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, IDP मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए दोस्तों फॉर्म नंबर 4A भरा जाता है जो हमने पहले भी इस पर चर्चा कर ली है। फॉर्म नंबर 5 है HMV अन्य जो लाइसेंस है उनके लिए आवेदन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म नंबर 9 है लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फॉर्म नंबर 20 है वो किसके लिए? वाहन के पंजीकरण के लिए, वाहन का पंजीकरण करवाते हैं तो फॉर्म नंबर 20 भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 25 है पंजीकरण प्रमाण पत्र को रिन्यू हेतु कि कौन से वाहन? गियर परिवहन वाहन दोस्तों। आगे बात करें फॉर्म नंबर 26 है डुप्लीकेट पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आगे है फॉर्म नंबर 28, ये क्या कहता है देखते हैं।
फॉर्म नंबर 28 है अनुदान के लिए एनओसी। आप किसी भी प्रकार की छूट चाहते हैं तो एनओसी चाहिए। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके लिए फॉर्म नंबर 28 भरना होगा। अब है फॉर्म नंबर 29 वाहन मालिक का नाम बदलने हेतु वाहन बेचने पर। दोस्तों अगर आपकी वाहन है किसी दूसरे को बेच रहे हैं तो आपसे फॉर्म नंबर 29 भरवाया जाएगा। ये होता है कि जो स्वामित्व होता है वाहन पर, वाहन का मालिक होता है, उसको बदलना। दोस्तों फॉर्म नंबर 30 है आरसी में सूचना या मालिक बदलने हेतु। दोस्तों अगर आप अपने ही परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को वाहन का मालिक बनवाना चाहते हैं या वाहन जो सूचना है उसको बदलवाना चाहते हैं, जो एड्रेस पता है या नाम में कुछ गड़बड़ होगी या कुछ भी, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 30 की आवश्यकता होती है। फॉर्म नंबर 33 है आरसी में रिकॉर्ड या सूचना बदलवाना। फॉर्म नंबर 4A है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर LLD डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अनिवार्य होता है। अब है फॉर्म नंबर PCA दूसरे राज्यों में गाड़ी परमिट। दूसरे राज्यों में अगर गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उसका जो दूसरे राज्यों में गाड़ी चलाने के लिए जो परमिट चाहिए होता है वो होता है PCA। फॉर्म नंबर PRA परमिट रिन्यूअल व काउंटर हस्ताक्षर। मतलब फॉर्म PRA है वो जो आपने परमिट लिया था, ये परमिट अवधि समाप्त हो गई है तो दोबारा आप परमिट लेते हैं तो इस परमिट को रिन्यूअल करवाते हैं तो उसके लिए काउंटर हस्ताक्षर, मतलब आप जो परिवहन अधिकारी है RTO उससे दोबारा साइन करवा देते हैं, उसे काउंटर सिग्नेचर कहा जाता है। अब फॉर्म नंबर 34 अनुबंध। मतलब अनुबंध कौन से? हायर यानी किराए पर वाहन देने के लिए, परचेज करने के लिए, लीज पर देने के लिए। हाइपोथेकेशन मतलब दृष्टिबंधक गिरवी रखना। अगर आप पैसे के चक्कर में किसी वाहन को गिरवी रख लेते हैं तो उनके लिए जो अनुबंध किया जाता है, अनुबंध ये नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करना या जो है वो समझौता करना, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 34 काम में आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानेंगे कि प्राथमिक और गैर प्राथमिक मार्ग किसे कहते हैं। यातायात मार्ग का विश्लेषण पूर्ण रूप से दोस्तों इसके संबंध में एक पूर्ण वीडियो है वो हमने पहले अपलोड कर दिया है। दोस्तों अगर पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो आप वहां जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम कम समय में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिवहन मार्ग के प्रकार, सबसे पहला है दोस्तों प्राइमरी मार्ग या प्राइमरी रोड। चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? आयत में होता है, हरा होता है, सफ़ेद होता है। मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका? तो दोस्तों दोबारा बात करते हैं, कुछ समस्या आ रही थी लंबा वीडियो बनने के कारण। पानी पी कर आया हूँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ। प्राइमरी रोड, तो दोस्तों प्राइमरी रोड में जो चिन्ह होता है किस में होता है? आयत में बना होता है और उस दोस्तों उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हरा होगा, उस पर जो जो अंक और अक्षर बनाए जाएंगे वो सफ़ेद कलर में बनाए जाएंगे। तो प्राइमरी रोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आकृति कौन सी होती है? आयत, बैकग्राउंड हरा और अंक और अक्षर सफ़ेद। इन्हें प्राथमिक मार्ग भी कहा जाता है, इन्हें PRN भी कहा जाता है। PRN का मतलब होता है प्राइमरी रूट्स नेटवर्क। दोस्तों आगे बात करें, जो साइन है हरी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड हरा होगा या सफ़ेद भी हो सकता है। राज्य के अंदर बड़ी सड़कें होती है दोस्तों, देखभाल कौन करता है? लोकल हाईवे अथॉरिटी। अब बात करें गैर प्राइमरी वाहन है, नॉन प्राइमरी रोड्स, इनके बारे में, तो इन्हें द्वितीयक मार्ग या सेकेंडरी मार्ग भी कहा जा सकता है। साइन ब्लैक ऑन वाइट, दोस्तों वाइट कलर का जो बैकग्राउंड होगा उस पर काले अक्षर में वो क्या बनाए जाएंगे? अक्षर व अंक। स्थानीय लोगों व ढाणियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर होते हैं। और दोबारा बताऊं कि आयत में होता है, आयत होता है, आयत में सफ़ेद है वो बैकग्राउंड होता है और उस पर काले अक्षर व अंक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों को मैं दोबारा बताता हूँ कि इनके जो साइन होते हैं किस प्रकार होते हैं। प्राइमरी रूट्स में ग्रीन रेक्टेंगल्स होता है, ग्रीन का मतलब है हरा आपकी आयत होगा, इसमें हरा आयत है वो इसका बैकग्राउंड होगा और सफ़ेद अक्षर व अंक इसमें होंगे। प्राइमरी रूट्स में सफ़ेद होंगे, उसी प्रकार जो नॉन प्राइमरी है उसमें काले अक्षर व अंक होंगे। जो इसमें वाइट रेक्टेंगल्स होगा, इसमें ग्रीन रेक्टेंगल्स होता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद आयत और हरा आयत में अंतर क्या है। हरा आयत किस में होता है? प्राइमरी रूट्स में दोस्तों। तो दोबारा बता दूं कि हरा आयत कौन सा होता है? प्राइमरी रूट्स, और सफ़ेद आयत किस में होता है? नॉन प्राइमरी रूट्स में। इसके अलावा दोस्तों नॉन प्राइमरी में काले अक्षर होंगे और प्राइमरी मार्ग में सफ़ेद अक्षर होंगे। अब है वाहनों की श्रेणियाँ कि वाहनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? L, M, N और T। ड्राइवर के लिए सबसे ज़रूरी है कौन सा वाहन किस श्रेणी में आएगा, ये हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है दोस्तों हमारे सामने
L1, एल में 50 cc तक जो वाहन होते हैं उनको बनाया गया है दोस्तों। L1 में जो 2 पहिया वाहन होते हैं ज़्यादातर उनको लिया गया है। L1 में 50 cc अधिकतम गति है वो 45 किलोमीटर और 4 किलोवाट की इसमें कम 4 किलोवाट से इसकी शक्ति है वो कम होती है। नंबर 2 L2 है। L2 में है दोस्तों, एक मिनट, L2 है दोस्तों। L2 में किसको लिया गया है, 50 cc तक भी इसकी क्षमता होती है। अधिकतम गति 45 किलोमीटर होती है दोस्तों और 45 किलोमीटर पर घंटा से अधिक तिपहिया वाहन हो सकते हैं दोस्तों इसमें, और इनकी गति 45 से अधिक होती है। जबकि L1 वालों की कितनी होती है, 45 किलोमीटर अधिकतम गति होती है, 45 या 45 से कम होनी चाहिए। अब L3 50 cc से अधिक इंजन हो सकता है। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन को दर्शाता है जो इंजन के अंदर सिलेंडर बना होता है जिसमें इंजन की शक्ति को मापा जाता है। अधिकतम गति है वो कितनी हो सकती है, 50 किलोमीटर प्रति हॉर्स से अधिक की हो सकती है। और मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि इसको इसमें शामिल किया गया है। नोट L2 4 किलोवाट से अधिक शक्ति होती है दोस्तों आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो देख सकते हैं। अब है M श्रेणी। M में कौन आते हैं दोस्तों, 4 पहिए वाहन आते हैं। यात्री प्लस यात्री सामान हेतु ये काम में लिए जाते हैं। अब है M1, इसमें कारें शामिल होती है दोस्तों। 4 पहिया यात्री प्लस यात्री सामान, चालक के अलावा 8 सीटें अधिकतम इसमें हो सकती है M1 में। M2 की बात करें, इसमें पिकअप वगैरह आ जाती है। 4 पहिया वाहन यात्री प्लस यात्री सामान, 8 से अधिक सीटें हो सकती है और भार है वो कम से कम 5 टन 5 टन से कम है वो भार होना चाहिए दोस्तों। आप सबको पता है 1 टन में 10 क्विंटल होता है, मतलब 50 क्विंटल से भार अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है M3, 4 पहिया वाहन यात्री प्लस यात्री सामान और 8 से अधिक सीटें हो सकती है। 5 टन से भार भी अधिक हो सकता है। अब है N श्रेणी। N किसे कहते हैं, N श्रेणी होती है माल वाहन को इंगित करती है। M श्रेणी यात्री ढोने व यात्री सामान को ढोने का काम करती है। और L श्रेणी है वो ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ATV इत्यादि को इंगित करती है। अब N श्रेणी, N श्रेणी ये केवल 4 व्हीलर माल वाहनों की श्रेणी होती है, छोटे माल वाहन। अब N1 4 पहिया सामान ढुलाई प्लस अधिकतम भार है 3.5 टन हो सकता है। N2 4 पहिया सामान ढुलाई अधिकतम भार 3.5 टन से 12 टन तक हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें N3 की, तो N3 में सामान ढुलाई अधिकतम भार 12 टन तक हो सकता है। अब ट्रैक्टर का T4 हो गया ट्रैक्टर भार वाहन। O से हो गया सबसे अधिक भार वाले ढोने वाले वाहन, यथा समस्त खनिज वगैरह जो होते हैं, जो ट्रेलर वगैरह होते हैं, उनको बताया गया है दोस्तों। अब बात करें हमारा अब टॉपिक है वाहन चालक के लिए आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे RC होगी, DL हो गया, INC होगी, फिटनेस हो गया, HSRP हो गया, PUCC हो गया। इनके अलावा भी जो दस्तावेज होते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है दोस्तों। हमारे सामने है सबसे पहले RC किसे कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसकी जो अवधि होती है पंजीकरण की 15 साल की होती है। आजकल PVC कार्ड पर इसको दिया जाता है। और दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसके लिए दोस्तों 20 नंबर फॉर्म है वो नया पंजीकरण करवाने के लिए होता है। और दोस्तों फॉर्म नंबर 25 है वो रिन्यूअल के लिए होता है। और दोस्तों फॉर्म नंबर 26 है वो DRC मतलब डुप्लीकेट RC बनवाने के लिए होता है। उसी प्रकार फॉर्म नंबर जो 29 है वो किसके लिए होता है, वाहन को बेचने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके लिए होता है दोस्तों। आगे बात करें नंबर 2 है DL, जो वाहन चालक के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है उनको पढ़ रहे हैं। DL का मतलब हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। फॉर्म नंबर जो 2 है, 2 और 3 किसके लिए होता है दोस्तों, जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसके लिए होता है। फॉर्म नंबर 2 और 3 लर्निंग लाइसेंस के लिए। फॉर्म नंबर 4 है वो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए होता है। फॉर्म नंबर 5 है वो HMV लाइसेंस के लिए होता है। और फॉर्म नंबर 9 है लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए होता है। और LLD फॉर्म, जो आपका लाइसेंस अगर खो गया है तो उसके लिए होता है। फॉर्म नंबर 4A है वो IDL इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें PUCC की, PUCC का पूरा नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। दोस्तों इसकी जो अवधि होती है 6 माह होती है। और इस अगर दोस्तों आपने अगर नया
जो वाहन खरीदा है तो इसका जो PUCC है वो 1 साल का बनाया जा सकता है। तो दोस्तों नए वाहन की बात हो तो 1 साल बताना है PUCC की अवधि, और अगर बाद में बताया जाए तो प्रत्येक 6 माह के बाद में आपको PUCC सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हमारा अगला है INS यानी इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। 1 साल की बीमा होती है, लेकिन नए वाहन होते हैं उनके लिए 1 से 5 साल तक का बीमा है वो करवाया जा सकता है। मास्क कोविड-19 2020 से लागू है। फास्टैग टोल प्लाजा हेतु है। त्वरित गति से टोल प्लाजा पर निकलने के लिए, भीड़ से बचने के लिए फास्टैग की व्यवस्था की गई है। 1 जनवरी 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन इसमें फिर भी अभी है क्या छूट दी जा रही है। अगर आप बाद में भी नहीं बनाते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क वो भरना पड़ेगा। अब है HSRP, इसकी फुल फॉर्म आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सबको पता है इसका नाम क्या होता है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। दोस्तों RTO कार्यालय में जब मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उस पर RTO कार्यालय के द्वारा ही क्या किया जाता है कि नंबर प्लेट बनाई जाती है। उसमें एक स्पेशल कोड होता है तथा अशोक चक्र का सिंबल बना होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती है। तो दोस्तों आप सबको पता है ये अभी वर्तमान में लागू है। आप इसके अलावा अन्य जो प्लेट होती है उनको नहीं लगा सकते नए वाहनों में। आगे है डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है, भारत सरकार या केंद्र सरकार का बनाया हुआ ऐसा ऐप है, सरकारी ऐप है, जिसमें आप जो समस्त प्रकार के दस्तावेज है उनको अपलोड कर सकते हैं तथा किसी भी जगह अगर आपको आवश्यकता होती है या RTO के द्वारा या किसी के द्वारा मांगे जाने पर अगर आपके पास में फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इनको डिजी लॉकर के माध्यम से भी उनको ये क्या जो दस्तावेज है इनको दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगला है हमारा फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि दोस्तों 1 साल की होती है। वाहन की उपयुक्तता, मतलब वाहन है वो चलने के लिए उपयुक्त है या नहीं। नए वाहनों में दोस्तों फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल के लिए बनवाया जा सकता है। दोस्तों आगे बात करें हम मोटर व्हीकल एक्ट 2019 समस्त सेक्शन एंड धाराएं भाग 9, इसके संबंध में हमारा पूर्व में जारी किया जा चुका है। आप वहां देख सकते हैं, पूर्ण डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन कम समय में जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों मोटर व्हीकल संशोधित बिल 2019 के तहत जुर्माने तथा उसमें होने वाले बदलाव क्या क्या हैं, इसको 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया है। और इसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिनको पहली बार नया जोड़ा गया है, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देना है, नाबालिग द्वारा अपराध करना हो तथा अन्य। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली है सामान्य धारा 177। इसके तहत दोस्तों पहले 100 रुपये जुर्माना था, अब 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें 177A, इसको नया जोड़ा गया है दोस्तों, क्योंकि 177A है, पहले सामान्य में ही 177 में ही शामिल थी, लेकिन अब इसमें इसको किस में शामिल कर लिया गया है, अब इसको 177A में नया एक धारा और बनाई गई है जिसमें 500 रुपये जुर्माना है। 178 बिना टिकट यात्रा करने पर 500 जुर्माना है। 179 अथॉरिटी के आदेशों को नहीं मानने पर 2,000 रुपये जुर्माना है। बिना लाइसेंस के वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5,000 का जुर्माना है। 181 धारा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 है और अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना 10,000 है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ओवर स्पीडिंग, मतलब निर्धारित स्पीड है गाड़ी की, उससे ज़्यादा तेज़ गति से वाहन चलाने पर दोस्तों आपको लाइट मोटर के लिए 1,000 और जो हेवी गाड़ी हैं उनके लिए 2,000 रुपये भरना पड़ेगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 तक का जुर्माना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना होगा। स्पीडिंग या रेसिंग, मतलब आप गाड़ी से दौड़ लगा रहे हैं तो 5,000 का जुर्माना होगा। 192A दोस्तों बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर, परमिट ही नहीं है और आप वाहन चला रहे हैं तो 10,000 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर, ये सबसे पहली बार जोड़ा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। 194B सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना है। 194C दोपहिया वाहन में ओवरलोडिंग, मतलब आप 40 या 50 kg से ज़्यादा सामान है आपके पास में नहीं रख सकते, और दोपहिया वाहन की जो ओवरलोडिंग क्षमता है वो 150 kg की समथिंग होती है। तो अगर इससे ज़्यादा आप ओवरलोडिंग करते हैं तो 2,000 का जुर्माना आपको लगाना पड़ेगा और 3 महीने की वो लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है, मतलब 3 महीने तक आप वाहन नहीं चला सकते बाद में।
194 डी हेलमेट नहीं लगाने पर दोस्तों 1,000 रुपये तथा 3 महीने के लिए लाइसेंस रिस्त का मामला है। 194 ई दोस्तों इसको पहली बार जोड़ा गया है। ये क्या है, इमरजेंसी वाहन, ये था एम्बुलेंस हो गई, तो इनको अगर आप रास्ता नहीं दे रहे हैं तो आपके खिलाफ 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। 196 बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाना, तो दोस्तों 2,000 का जुर्माना आप पर लग सकता है। अब दोस्तों हमारा अगला है 199 सॉरी, नाबालिगों के अपराध के मामले हो, तो ये भी दोस्तों पहली बार जोड़ा गया है। तो जो धाराएं नहीं जोड़ी गई है उनको आप ध्यान से देखिए। इसके तहत दोस्तों अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की जेल के साथ 25,000 के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों ये है नाबालिगों के द्वारा अपराध की करने पर। 206 है अधिकारियों को मिले अधिकार। अधिकारी को अगर लगता है कि आप फॉल्ट है और आप, तो अधिकारी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जो धाराएं दी गई है इन धाराओं की तहत है वो क्या है, आप पर कार्यवाही कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों 210 बी है, वो अधिकारियों को उकसाने के मकसद से किया जाने वाला अपराध है, उसके संबंध में भी आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्राथमिक उपचार पेटी की, इसके संबंध में भी दोस्तों हमने आज ही एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन में दोबारा आ जाएगा। दोस्तों आगे है फर्स्ट एड किट प्राथमिक उपचार पेटी, तो इसके संबंध में पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेवलॉन। सेवलॉन या डिटोल किसे कहते हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। और दोस्तों सेवलॉन क्या होता है, पानी के साथ में मिलाकर हमारा जो घाव लगा है या कोई घायल व्यक्ति है उसके घाव को धोने के लिए काम में लिया जाता है। डॉक्टर रुई आप सब जानते हैं क्या होता है, न्यूस्पेरिन पाउडर है, वो किसी मतलब घायल हुए व्यक्ति के जो जहाँ से जो अंग घायल हुआ है, जहाँ से कटा फटा है, घाव पर लगाने के लिए पाउडर होता है। पट्टियाँ आप सब जानते हैं क्या होती है दोस्तों। अब आगे है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसमें संक्रमित घावों को साफ करने का काम किया जाता है तथा मुर्दा सांसों को उतारने का काम किया जाता है। जो चमड़ी टूट गई है, जो चामड़ी मर चुकी है, मतलब जो चामड़ी सूख गई है टूट कर, तो उसको हमारे शरीर से अलग करने के लिए जो है इसको काम में लिया जाता है। अब आगे है खमची। खमची आप दोस्तों जानते होंगे, इस प्रकार की पट्टियाँ सी होती है जो किसी अंग के टूट जाने के कारण वहाँ उस इन खपचियों का सहारा देकर पट्टी बांधी जाती है ताकि अस्पताल जाने तक कोई ज़्यादा परेशानी न हो। अब अन्य सामग्रियों में है बर्नोल। तो बर्नोल क्या होता है दोस्तों, जले हुए कोई अंग है उस पर एक लगाने के लिए ट्यूब होती है जिसे बर्नोल कहते हैं। ग्लूकोज आप सब जानते हैं, पानी में मिलाकर शक्तिवर्धक एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में मिलाकर लिया जाता है। गिलास व चम्मच इस ग्लूकोज को लेने के लिए। और स्प्रिट क्या होता है दोस्तों, इंजेक्शन घाव या कहें कि इंजेक्शन होता है उसको साफ करने के लिए, या जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो त्वचा पर इसको लगा दिया जाएगा ताकि दर्द कम हो, तो उसके लिए होता है स्प्रिट। एक होता है बीटाडीन, ये भी क्या है घाव को साफ करने के लिए, घाव को सही करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो सामग्री है आपके सामने, ये होती है फर्स्ट एड किट में, प्राथमिक उपचार पेटी में। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी सामग्री है वो प्राथमिक उपचार पेटी में नहीं होती या ज़रूरी नहीं होती। तो दोस्तों आपको इनके बारे में 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, इतने में याद हो जाएगी। आगे है दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वाहन बीमा। वाहन बीमा किसे कहते हैं, इसके संबंध में भी दोस्तों हमारा 20 जनवरी 2021 को एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसका विश्लेषण पूर्ण विश्लेषण वहाँ किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी हम कम समय में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक वाहन का पंजीकरण करते इसमें उसका बीमा करवाना अनिवार्य होता है। बीमा अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है, उसके बाद प्रत्येक वर्ष बीमा करवाना होता है। बीमा 3 प्रकार की होती है, फुल इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। वर्तमान में दोस्तों सरकार के द्वारा सेकंड पार्टी इंश्योरेंस को ख़त्म कर दिया गया है। अब केवल इंश्योरेंस 2 ही प्रकार की होती है, या तो फुल होगी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगी। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इनके बारे में एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बीमा किसे कहते हैं। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि प्रीमियम लेती है। बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। आगे बात करें बीमा के प्रकार, थर्ड पार्टी या तृतीय पक्ष बीमा, सेकंड पार्टी या द्वितीय पक्ष बीमा, एक तीसरा होगी व्यापक बीमा। तो दोस्तों सेकंड पार्टी या द्वितीय पक्ष बीमा को वर्तमान में रद्द कर दिया गया है। आगे बात करें
बीमा पार्टी कौन कौन सी होती है? सबसे प्रथम पार्टी होती है वो बीमा कंपनी स्वयं होती है। दूसरी पार्टी वाहन का मालिक होता है। तीसरी पार्टी दोस्तों पीड़ित व्यक्ति जो किसी घटना से प्रभावित हुआ हो या दावा करता हो। माना कि हमारी गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आम आदमी, तो वो आम आदमी तीसरा पक्ष होगा जो क्लेम का भुगतान करने का दावा करता हो। तो दोस्तों बात करें, क्योंकि इसके संबंध में दोस्तों विस्तार से जानकारी आप पिछली वीडियो में देख लें, हम यहाँ कम ही जानकारी लेंगे। तो बीमा की अवधि है वो 1 वर्ष के लिए होती है। नोट नए वाहनों में प्रथम बार में कई कंपनी 1 से 5 वर्ष का बीमा भी कर रही है। तो दोस्तों नए वाहन का बीमा है वो 1 से 5 वर्ष तक का किया जा सकता है। आगे है वाहन बेचने पर बीमा का क्या होगा? वाहन बेच दिया तो बीमा तो जो पूर्व मालिक है उसके नाम होगी। अगर आप अपने वाहन को बेच देते हैं, मतलब आरसी है उसमें नाम बदलवा देते हैं, आरसी को बदलवा देते हैं, तो खरीदते हो तो या बेचना या खरीदना तो वाहन का बीमा भी आपको हस्तांतरित हो जाएगा। मतलब अगर वाहन बेचते हो तो जिसको वाहन बेचा है वह इंश्योरेंस भी उसी की हो जाएगी, इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब आगे इंजन से संबंधित जो संपूर्ण शब्दावली है मैं उसको आपके सामने कम समय में रखना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंजन। इंजन वह यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को पहले ऊर्जा में बदलता है, फिर उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। दोस्तों इंजन की परिभाषा क्या है? जिसमें गति हो, किसी कार्य को करने में सहायता करे, इंजन कहलाता है। अब इंजन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है सिलेंडर ब्लॉक। ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर होता है। कई इंजन में सिलेंडर ब्लॉक और हेड एक ही होता है। ग्रे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बनाया जाता है। नंबर 3 पिस्टन इंजन का मुख्य भाग है। कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बनाया जाता है। पिस्टन रिंग किसकी होती है? ढलवे लोहे की होती है, जिसे अंग्रेजी में फोर्ज्ड आयरन कहते हैं। कनेक्टिंग रोड ढलवे लोहे की बनाई जाती है, फोर्ड स्टील की बनाई जाती है। पिस्टन पिन, गजन पिन भी कहते हैं, ये स्टील या हार्डनिंग द्वारा बनाई जाती है। क्रैंकशाफ्ट, ये मिश्र धातु की कास्टिंग व फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। फ्लाई व्हील, जो एक पहिया होता है जिसे गतिपालक भी कहा जाता है दोस्तों, ये स्टील का बना होता है। अब है कैमशाफ्ट किसका बना होता है? फोर्ज इस्पात के द्वारा, ढलवा लोहे के द्वारा। रोकर आर्म, ये भी ढलवा लोहे का बना होता है। स्पार्क प्लग, ये कॉपर, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील आदि पदार्थों की बनी होता है स्पार्क प्लग। अब है इग्निशन डिवाइस किसकी होती है? आयरन की बनी होती है। कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर आयरन तथा अन्य पदार्थों का बना होता है। मैनिफोल्ड क्या होता है दोस्तों? ईंधन को आने के लिए, गैसों को निकलने के लिए 2 मार्ग होते हैं, उन्हें मैनिफोल्ड कहा जाता है। ये ढलवे लोहे का बना जाता है। वाइब्रेशन डैम्पर भी दोस्तों ढलवे लोहे का बना होता है। एयर फिल्टर, ये रेशेदार पदार्थों या धागों का बनाया जाता है। अब ऑयल फिल्टर कागज गिरे से लोहे के महीन तारों आदि का बनाया जाता है। सिलेंडर लाइनर, ये लोहे मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। सिलेंडर लाइनर क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता है सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन गति करता है, तो जहाँ पिस्टन गति करता है तो साइड में यहाँ क्या होते हैं दोस्तों? लाइनर बने होते हैं। क्योंकि ये सिलेंडर बहुत ही महंगा पार्ट होता है, सिलेंडर को बदलना काफ़ी खर्चीला होता है। तो ये पिस्टन अगर लगातार गति करेगा तो गति करने से ये सिलेंडर घिसेगा, तो इस घिसाई को रोकने के लिए यहाँ बीच में लाइनर बना दिए जाते हैं, ताकि पिस्टन की गति से ये लाइनर घिस सकते हैं, सिलेंडर न घिसे। क्योंकि दोस्तों इन लाइनर्स को दोबारा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन सिलेंडर को स्थापित करना बहुत ही महंगा होता है। इसको बदलना एक प्रकार से इंजन को बदलना ही माना जाता है। तो इस प्रकार लाइनर होते हैं सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के घर्षण को रोकने के लिए, ताकि वो लाइनर घिस सकें। अब हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है टर्बोचार्जर क्या होता है। वातावरण से पर्याप्त हवा नहीं मिलने के कारण ईंधन की अधिक खपत होती है। अधिक ईंधन ज्वलन के कारण महंगा पड़ता है तथा प्रदूषण भी अधिक होता है। टर्बोचार्जर तकनीक है इस समस्या के लिए अपनाई जाती है। टर्बोचार्जर को एयर कंप्रेसर भी कहा जाता है तथा एयर पंप भी कहा जा सकता है। इसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर एग्जॉस्ट गैसों के रास्ते पर लगाया जाता है। मतलब दोस्तों टर्बोचार्जर क्या करता है?
टर्बो चार्जर नहीं होने के कारण क्या होता है, ईंधन ज़्यादा खपत होता है, जिसके कारण ईंधन ज़्यादा जलेगा तो प्रदूषण ज़्यादा होगा और महंगा पड़ेगा। इसलिए टर्बो चार्जर लगाया जाता है और टर्बो चार्जर को एयर कंप्रेसर भी कहते हैं और एयर पंप भी कहते हैं। और इसे कहाँ लगाया जाता है, जहाँ साइलेंसर लगा होता है या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है वहाँ लगाया जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को साइलेंसर भी कह सकते हैं दोस्तों हम। इसकी आवश्यकता क्यों है, एग्जॉस्ट गैसों से फैल रहे प्रदूषण को कम करना, बेहतर फ्यूल दक्षता, मतलब कम जो ईंधन है उसमें गाड़ी ज़्यादा चलाना, वॉल्यूमेट्रिक क्षमता को बढ़ाने हेतु, और तो आगे फ्यूल को 95% तक जलाया जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा, टर्बो चार्जर द्वारा, इंजन को वायु प्रदान करके। लाभ क्या है, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, साफ हवा सिलेंडर को प्रदान की जाती है, धुआं कम निकलता है, पावर रेटिंग में सुधार होता है। दोस्तों आगे बात करूँ, टर्बो चार्जर है वो क्या काम करता है, क्योंकि दोस्तों जो इंजन होते हैं, इंजन को वायु चाहिए होती है और ये वायु कहाँ से लेता है, वातावरण से। वातावरण से इंजन है क्या पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं ले पाता, जिस कारण से क्या है, ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। और ईंधन की खपत ज़्यादा होती है और ईंधन पूरी तरह जल भी नहीं पाता। इसलिए दोस्तों टर्बो चार्जर युक्ति लगाई जाती है जो वातावरण से वायु को लेकर इंजन सिलेंडरों तक उपलब्ध करवाता है, शुद्ध हवा को इंजन सिलेंडर तक पहुंचाता है। तो टर्बो चार्जर का मुख्य कार्य क्या हो गया, वातावरण से शुद्ध हवा लेकर सिलेंडरों तक पर्याप्त हवा प्रदान करना टर्बो चार्जर का काम होता है, जो कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं के माध्यम से घूमता है। इसको किसी भी प्रकार की इंजन से कोई यांत्रिक ऊर्जा नहीं चाहिए, ये केवल जो धुआं निकलता है उस धुएं की मदद से क्या होता है, बाहर निकलता है। आगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये हमने पढ़ लिया था। अब है उपरोक्त 4 स्ट्रोक। दोस्तों प्रत्येक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। तो दोस्तों उपरोक्त 4 स्ट्रोक में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता है, पेट्रोल टैंक में भरवाया जाता है, गाड़ी की टंकी भरवा देते हैं। कार्बोरेटर क्या करता है, हवा पेट्रोल का मिश्रण करता है, और ये जो हवा पेट्रोल का मिश्रण, ये रासायनिक ऊर्जा होती है एक प्रकार से। इसके जलने पर दोस्तों ऊष्मा पैदा होती है, तो मतलब ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। कौन बदल गई दोस्तों, जो ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, ऊष्मा ऊर्जा में। ऊष्मा से पिस्टन व क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, और घूमने से दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों इस ऊष्मा से क्या हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से क्रैंकशाफ्ट है, से पहिया, क्रैंकशाफ्ट से पहिया घुमा, और पहिया क्या है दोस्तों, एक गतिज ऊर्जा है। तो दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो दोस्तों इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। दोस्तों इस प्रकार जो इंजन का काम होता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना इंजन का काम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जितनी भी मेरे पास जो सामग्री है आज मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है दोस्तों। इसमें से हो सकता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो। यहाँ प्रश्न है दोस्तों, वाहन में लगी एक्सल व शाफ्ट का सही क्रम बताइए। जो वाहन में एक्सल लगी होती है उसका सही क्रम क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एक्सल और रियर एक्सल। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो हमारे सामने एक क्रैंक शाफ्ट भी होती है। जो क्रैंक शाफ्ट क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट से पहले लगी होती है दोस्तों। तो आप एक शाफ्ट और जो भी जोड़ सकते हैं कि सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट होती है, उसके बाद में प्रोपेलर शाफ्ट होती है, उसके बाद में डिफरेंशियल एक्सल होती है, उसके बाद में रियर एक्सल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गियर बॉक्स का काम नहीं होता। गियर बॉक्स का काम कौन सा नहीं होता, कौन सा होता है ये देख लेते हैं पहले। वाहन को रोड और लोड के हिसाब से चलाने हेतु बिल्कुल गियर बॉक्स का काम होता है। लोड ज़्यादा है तो हम छोटे गियर में चलाएंगे, और रोड अच्छी है तो बड़े गियर में चलाएंगे। स्पीड कम या ज़्यादा करने में गियर काम आता है, बिल्कुल सही है। ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने हेतु टॉर्क प्राप्त करना, दोस्तों गियर निकाल के इंजन टॉर्क प्राप्त कर लेता है, बाद में गियर डालते हैं तो गाड़ी रवाना हो जाती है। इसलिए मतलब टॉर्क प्राप्त करने हेतु भी गियर बॉक्स का काम होता है। इंजन की शक्ति को जोड़ना और तोड़ना ये कार्य क्लच का होता है, न कि गियर का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, प्राइम मूवर को भी कहा जा सकता है। प्राइम मूवर को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, इंजन को ही प्राइम मूवर कहा जाता है। मूवर यानी होता है एक किसी भी वस्तु की चाल है उसको बदलना, और इंजन क्या करता है, बदलने का काम करता है दोस्तों। आगे है, गाड़ी की बॉडी है वो किसकी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, एवं दोनों, मतलब आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम की बनाई जाती है।
आगे बात करें दोस्तों, नंबर 5 है माइनर रोड अहेड 100 स्पीड। दोस्तों ये ऐसे ही लिख दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्बो चार्जर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, हो सकता है इसमें आपको कम दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सामग्री जो मेरे पास है आपके पास पहुँच जाए। टर्बो चार्जर से संबंधित प्रश्न। टर्बो चार्जर का एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है? एयर कंप्रेसर, एयर पंप, एयर इनलेट, एयर दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो है मतलब एयर कंप्रेसर भी कहा जाता है और एयर पंप भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? इस टर्बो चार्जर को। अगला प्रश्न देखते हैं। टर्बो चार्जर को घुमाया जाता है, जो टर्बो चार्जर है किसके द्वारा घूमता है? इंजन के द्वारा, एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा, कंप्रेस्ड वायु के द्वारा, उपरोक्त तीनों से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। तो दोस्तों टर्बो चार्जर किसके द्वारा घूमता है? एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, टर्बो चार्जर इंजन को पर्याप्त हवा प्रदान या उपलब्ध करवाता है। जो हवा कहाँ से लेता है दोस्तों? वातावरण से लेकर, कार्बोरेटर से लेकर, टर्बो चार्जर, टर्बो इम्पेलर जो एग्जॉस्ट गैसों से प्राप्त करता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों टर्बो चार्जर है वो एग्जॉस्ट गैसों से तो घूमता तो है, लेकिन खुद जो इंजन को वायु प्रदान करता है वो कहाँ से लेता है? वातावरण से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वातावरण से। मतलब टर्बो चार्जर है इंजन को पर्याप्त हवा प्रदान करता है, तो वो कहाँ से लेकर करता है? वातावरण से लेकर करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 4 है, टर्बो चार्जर का लाभ नहीं है। फ्यूल की खपत कम करना बिल्कुल सही है, धुआं कम निकालना बिल्कुल सही है, पहाड़ी इलाकों में पावर का कम नुकसान और इंजन की पावर रेटिंग में सुधार। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में पावर का कम दोस्तों इस प्रश्न के जो चारों ही विकल्प है, चारों ही विकल्प एकदम सही है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ कुछ नॉर्मल बातें जो मेरे रजिस्टर में लिखी हुई थी उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पीली रेखा प्रतिबंध को दर्शाती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। रोड मार्किंग की बात हो रही है दोस्तों यहाँ। आगे है एम्बुलेंस पुलिस होती है, एम्बुलेंस या पुलिस होती है, इनकी जो बैंगनी रंग का कांच होता है और लाल बत्ती होती है, जो लाइट लगी होती है एम्बुलेंस पर, तो उन पे ऊपर क्या होता है? बैंगनी रंग का कांच होता है और जो बत्ती है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब एक है रियर व्यू मिरर। रियर का मतलब होता है पीछे का। रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने का, जो दृश्य देखने का कांच होता है उसको कहते हैं। ड्राइवर के पास में लगा होता है गाड़ी के पीछे देखने हेतु, और इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है तथा समतल लेंस हो सकता है। सॉरी, लेंस नहीं, दर्पण होता है ये। तो दोस्तों यहाँ उत्तल दर्पण या समतल दर्पण काम में आ सकता है। अब है साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर यानी साइड में देखने के जो दर्पण होते हैं उनकी, इन्हें विंग मिरर भी कहा जाता है, और इनका जो दर्पण होते हैं वो उत्तल दर्पण काम में आते हैं। बट टेल लाइट को रेड लाइट भी कहते हैं, गाड़ी के पीछे देखने का काम करती है। दोस्तों आगे बात करें, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। कार्बोरेटर ईंधन को हवा में मिश्रित करने का काम करता है। नोट, फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली के कारण इसका उपयोग बहुत ही कम हो गया है। दोस्तों कार्बोरेटर है हवा और पेट्रोल का मिश्रण करने का काम करता है, लेकिन इसकी जगह आजकल फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली काम में आने लगी है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर की जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्बोरेटर का एक मतलब परिष्कृत रूप है, मतलब कार्बोरेटर से छोटा प्रारूप या रूप में बनाया गया है इसको, है तो एक तरह का कार्बोरेटर ही। कार्बोरेटर का प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में होता है। डीजल व पेट्रोल को ऑक्टेन रेटिंग के द्वारा गुणवत्ता मापी जाती है। पेट्रोल इंजन के लिए ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन के लिए दोस्तों C10 रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ C10 लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है। आगे बात करें तो डीजल C10 नंबर क्या दर्शाता है? ईंधन के प्रज्वलन गुणों को कौन दर्शाता है दोस्तों? जो डीजल है ये C10 नंबर किसको दर्शाते हैं? ईंधन के प्रज्वलन गुणों को। पेट्रोल है ऑक्टेन नंबर ईंधन के प्रदर्शन के बारे में दर्शाते हैं। तो दोस्तों जो डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? C10 नंबर में। और पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। कच्चे तेल को दोस्तों किस में मापा जाता है? ये लिखा हुआ है यहाँ। कच्चे तेल को बैरल में मापा जाता है। डीजल संपीड़न ज्वलन ईंधन। डीजल का दोस्तों हिंदी में नाम क्या है? डीजल का हिंदी में नाम है संपीड़न ज्वलन ईंधन। आगे बात करते हैं ईंधन दहन। डीजल इंजन होता है इसमें ईंधन दहन किस प्रकार होता है? संपीड़ित दाब द्वारा।
दोस्तों जो संपीड़ित होता है दाब, उसके द्वारा वायु का तापमान बढ़ जाता है, वायु को दबाया जाता है। किसमें? डीजल इंजन में वायु के दबाने से वायु का दाब बढ़ जाएगा और उसके ऊपर फ्यूल इंजेक्टर प्रणाली के द्वारा डीजल छिड़कने से ईंधन दहन होगा। पेट्रोल इंजन में दोस्तों स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा करके जलाया जाता है, जबकि डीजल इंजन में क्या है दोस्तों, वायु को संपीड़ित करके बढ़े हुए तापमान से डीजल को जलाया जाता है। वायु को संपीड़ित करके बढ़े हुए तापमान के द्वारा डीजल को जलाया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में दोस्तों स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी पैदा करके उसको जलाया जाता है। स्पार्क प्लग द्वारा हवा व पेट्रोल के कार्बोरेटर मतलब जो देता है मिश्रण का दहन किया जाता है। स्पार्क प्लग किसको जलाता है? हवा और पेट्रोल के मिश्रण को, जो कौन देता है? कार्बोरेटर देता है। स्पार्क इंजन में जो पेट्रोल और हवा का मिश्रण होता है वो सबसे बेस्ट जो अनुपात है 15 अनुपात तो किसका हो गया? हवा का हो गया, और 1 अनुपात हो गया किसका? पेट्रोल का। लेकिन दोस्तों सामान्यतः इसका अनुपात है वो 17 अनुपात 1 रखा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं गाड़ी माइलेज ज़्यादा दे। तो ज़्यादा माइलेज के लिए दोस्तों हवा को ज़्यादा काम में लिया जाता है और पेट्रोल को कम। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लच का क्या काम होता है? ये इंजन के बाहर लगाकर इंजन को ऑपरेट करने का काम करती है। इसका ट्रांसमिशन सिस्टम व इंजन के मध्य लगाया जाता है। मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन पावर को जोड़ने व तोड़ने का काम करता है। इस जोड़ने और तोड़ने को इंगेज करना और डिसएंगेज करना भी कहा जा सकता है दोस्तों। अब डीजल दहन, दबी हुई संपीड़ित गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, और डीजल स्प्रे करने का काम कौन करता है दोस्तों? फ्यूल इंजेक्टर। आगे बात करते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है ईंधन जलाने के आधार पर। आप सबको पता है डीजल इंजन होता है उसको कैसे जलाया जाता है? वायु को दबाने से जो तापमान बढ़ता है, या वायु के कंप्रेशन या वायु के संपीड़न से जो तापमान बढ़ता है, उस तापमान के द्वारा डीजल को जलाया जाता है। जबकि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है। क्रूड ऑयल किसे कहते हैं? डीजल, पेट्रोल, ग्रीस ऑयल इत्यादि पदार्थ होते हैं। हाइड्रोजन व कार्बन कच्चा तेल है वो क्रूड ऑयल कहलाता है। और क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है? डीजल, पेट्रोल, ग्रीस ऑयल इत्यादि पदार्थ बनाए जाते हैं। किससे दोस्तों? क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल एक प्रकार का कच्चा तेल है जिसे बैरल में मापा जाता है। आगे बात करें क्रूड ऑयल की, ये पढ़ लिया हमने नॉकिंग। ईंधन के पूर्व प्रज्वलन को नॉकिंग कहते हैं। पूर्व प्रज्वलन, समय से पूर्व अगर ईंधन जल जाता है तो अगर खटखट की इंजन से आवाज़ आएगी तो उसे नॉकिंग कहा जाता है। अब है पूर्व प्रज्वलन, ईंधन का निश्चित समय से पूर्व ही दहन हो जाना क्या कहलाता है? पूर्व प्रज्वलन। नॉकिंग के दौरान पिस्टन पर भारी लोड पड़ता है तथा हथौड़े चलाने खटखट की आवाज़ आती है। अब डीजल का सीटेन नंबर कितना होता है दोस्तों? 30 से 50 के मध्य। और पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो कितना होता है? 80 से 90 के मध्य। अब दोस्तों डीजल जलने के समय तेज़ आवाज़ आना डीजल नॉक कहलाता है। दोस्तों ये जो जानकारी है मैंने बुक्स में से जो इम्पोर्टेड लगी है उनको एक रजिस्टर में लिख के आपके सामने पेश किया है, ताकि बहुत ज़्यादा समय वेस्ट न किया जा सके, कम समय में इनको पढ़ा जा सके। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने है फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है? डिलीवरी वाल्व का मुख्य भाग होता है। और फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है दोस्तों ये क्या काम करता है? डीजल का छिड़काव करने का काम करता है। कहाँ पर? सिलेंडर के अंदर जो दबी हुई हवा होती है, गर्म हवा होती है, उसके ऊपर डीजल की फुहार करने का काम करता है। आगे साइलेंसर क्या होता है? इंजन की आवाज़ को कम करने का काम होता है। साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंजन की आवाज़ को कम करना तथा जो इंजन से जो गर्म हवा आएगी उसके साथ में जो जलती हुई आग या चिंगारी आएगी उनको अपने अंदर ही समा लेना या उनको नष्ट कर देना, ताकि वातावरण में जाकर वो चिंगारी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न कर सके। आगे है ब्लीडिंग। दोस्तों ब्लीडिंग हमारे शरीर में से खून बहने को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। क्योंकि दोस्तों डीजल इंजन में हवा का कंप्रेशन किया जाता है, कंप्रेशन डीजल जलता है, जलने के बाद में जो ऊष्मा पैदा होगी वो ऊष्मा है बाद में बाहर निकलेगी, उसे ब्लीडिंग कहा जाता है।
अब है एक स्पेयर टायर। एक स्पेयर टायर किसे कहते हैं दोस्तों, जो स्टेपनी हुआ है मारोड़ी में केवे ना एक अतिरिक्त टायर जो गाड़ी में हुआ है स्टेपनी कहीं के वे स्पेयर टायर, अतिरिक्त टायर को ही स्टेपनी या स्पेयर टायर कहा जाता है। दोस्तों कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, लेकिन दोस्तों जितना मुझे आता है उतना सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। नंबर 2 दोस्तों, जो स्पेयर टायर है क्या होता है, स्टेपनी या अतिरिक्त टायर। इसके अलावा दोस्तों बात करें न्यूमेटिक टायर, कठोर मजबूत मेटल हब के साथ रबर टायर होता है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक टायर। अब बैलून टाइप टायर, गुब्बारा टाइप में होता है, गोल होता है, सरफेस एकदम चिकनी होती है। अपा रोड मोड कढ़ावानी तो रोड मोड कढ़ाए बाद में सिर की क्या हालत हुए बिहार जहाँ बैलून टाइप हुए जहाँ गुब्बारा हुआ ना छोटा बच्चा खेल है, लो प्रेशर एयर होती है इनमें। तो दोस्तों बैलून टाइप टायर होते हैं वो मतलब गुब्बारे टाइप में होते हैं। डाई किसे कहते हैं, ट्यूब को कहते हैं। अब बेल्केनाइजिंग क्या है, रबड़ में सुधार किया जाता है ताकि टायर में छेद मिट जाए। कोई टायर है गाड़ी चलती वह कट लाग जाए तो भी कट ने मिटाने वास्ते कहीं करावे बेल्केनाइजिंग। और बेल्केनाइजिंग कहीं है जो कट लागेड़ो है गाड़ी के टायर के तो भी कट को तैयार करनो। अब रीट्रेडिंग, टायर रीट्रेडिंग का मतलब है रबड़ चढ़ाना, टायर घिस जावे तो दोस्तों कहीं वह रीट्रेडिंग करवा है। टायर रोटेशन होता है दोस्तों आपकी गाड़ी के जो पहिए हैं आगे के पहियों को पीछे कर देना, पीछे के आगे कर देना। दोस्तों राइट साइड में जो पहिए हैं उनको लेफ्ट में कर देना, लेफ्ट में से राइट में कर देना, मतलब टायरों का रोटेशन करते रहना ताकि उनके जो घिसावट है वो समान रूप से बनी रहे। अब दोस्तों आज की जो ये महत्वपूर्ण क्लास थी बहुत ही लंबी बन गई है और मुझे अब थोड़ी सी थकावट भी होने लगी है। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तहत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों इसके अलावा बता दूँ मैं आप जो सुपरफास्ट रिवीजन का दूसरा भाग है वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसकी चिंता न करें। संपूर्ण सिलेबस है वो एक वीडियो में बता दिया गया है। लगभग जो भी टॉपिक छूट गए हैं उन टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। दोस्तों आपका काम ये है कि जो टॉपिक छूट गया है उस टॉपिक का नाम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर इस टॉपिक के बारे में आपने नहीं बताया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स पर चर्चा कर सकूँ। तो दोस्तों मैंने जितनी भी जानकारी मेरे पास थी उस संपूर्ण जानकारी को कम समय में आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं तथा दोस्तों घंटाड़ो बटन तो दबाना ही है, घंटाड़ो दबाना है और अंगूठाड़ो बटन दबाना है। अंगूठों की किन के वे लाइक करने वाला बटन है। तो दोस्तों फिर लाइक बहुत कम कर रहे हो और तो सब कुछ ठीक है, लाइक वाला बटन की कमी है तो बाबी थाने कर देनी चाहिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की रोचक खबरों के साथ में। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मज़े कीजिए, आराम से खाना खाइए, नहा धोकर जाइए, एग्ज़ाम देकर आइए और पास होना है दोस्तों। बिना किसी तनाव के, बिना किसी मानसिक तनाव के आप वहाँ जाना है। और अब दोस्तों मैं आप सबको ये सलाह दूंगा कि आप एग्ज़ाम में एक दिन पूर्व जाएँ, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में वो सुबह जल्दी है तो अगर आप सुबह जल्दी या रात में चलते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो दूसरे दिन जो आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके सामने मानसिक दबाव रहेगा, तो मानसिक दबाव में आप अच्छी तरीके से जो एग्ज़ाम है उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए पहले दिन ही उस सेंटर के आसपास कहीं जाकर विश्राम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भी प्रकार की रोचक खबरों के साथ। जय हिंद जय भारत, राम राम सा दोस्तां, आगे वापस मिला ला आपा। दोस्तों जो को छोरो पास हो जावे, जो को मारो साथी पास हो जावे, बिन मारी कसम है वो मारो संपर्क करे लो और मन बतावे लो कि हाँ गुरुजी थाड़ जिस सिलेबस में पढ़ाया में मारा प्रश्न कत्ता आया और मारा कत्ता सही हुआ और वीडियो देखा कौन देखा तथा दोस्तों मारो संपर्क जरूर करना है जगह को नंबर आ जाए। अब बात मैं थाने से करना कहनी चाहूँ तो दोस्तों इसके लिए हम जैसे ही पेपर आएगा तो उसकी आंसर की भी हम डाल देंगे, तो उसकी आप चिंता न करिए। कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी आप पेपर होते ही आंसर की डाल देना। तो दोस्तों आंसर की तो पेपर उसी तो डालते चाहिए, वो तो हम लोग काम ही है। तो दोस्तों वो बाद को काम है, पहली काम है
ताकि तैयारी करनी और ज़्यादा प्रश्न है वे सही कराना। 100 प्रश्न को था पेपर हुसी और 100 प्रश्न में दोस्तों ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वाली को नहीं, तो एक लिए प्रश्न छोड़ एक ही आणु को नहीं है। 100 प्रश्न करना है दोस्तों। आज की वीडियो में थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं अपने ऑफिस में से वर्क कर रहा हूँ अभी दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ क्योंकि सामने हमारे पास में ट्रैफिक है वो ज़्यादा है, इसलिए जो गाड़ियों की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसकी चिंता मुझे थी, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी थी कि इस वीडियो को यहीं बनाया जाए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।